हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आज बारी है आपके 11th के ग्रुप 1 और 2 चैप्टर की। तो ग्रुप 1 और 2 तो बेसिकली आपके अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, लेकिन इसके अलावा जो आपको इसमें सीखना है वो है हाइड्रोजन और H2O2। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली बहुत कुछ है इसमें पूछने जैसा, बट एनीवेज 1 से 2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आने ही वाले हैं। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे ग्रुप 1 और 2 की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसी चैप्टर के पहले पार्ट से, जो है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में क्या है, तो हाइड्रोजन का सिंबल इज एज यू ऑल नो H11, ड्यूटेरियम इज D या H12, और ट्रीटियम जो है, जो इसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ये एक्चुअली इसका जो सिंबल है वो T है या H13, राइट। तो बेसिकली ये सारे आइसोटोप से तो सबके लिए एटॉमिक नंबर तो 1 होगा, तो आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन मास नंबर जो है वो अलग अलग है। अब मास नंबर अलग अलग होने का एक ही रीज़न है कि उनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एक है, इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे देखो, अगर आप नॉर्मल हाइड्रोजन की बात करोगे तो 0 न्यूट्रॉन्स है, तो उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है। अगर आप बात करोगे ड्यूटेरियम की तो ऑब्वियसली 1 न्यूट्रॉन है, और अगर ट्रीटियम की बात करोगे तो 2 न्यूट्रॉन्स है। ओके, फिर बारी है अबंडेंस की। तो सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट है वो है आपका H11, जो काइंड ऑफ 99.98% है। फिर आपका ड्यूटेरियम इज 0.01915, और आपका जो ट्रीटियम है वो एक्चुअली ट्रेसेस में होता है और ये रेडियो एक्टिव है। तो ये जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का, दिस इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ओके, तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ठीक है, तो ये हो गई बात इसके आइसोटोप्स की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। मतलब अगर आप चाहते हो कि हाइड्रोजन को लैब में कैसे प्रिपेयर करना है तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे इट इज़ विद रिएक्शन ऑफ जिंक प्लस HCl, इट विल गिव यू H2 एज द गैस, जिंक प्लस NaOH विल गिव यू H2। तो ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो वाटर को अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलेगा, राइट। फिर दूसरा है फ्रॉम वाटर गैस और सिन गैस। वाटर गैस को ही सिन गैस कहा जाता है, विच इज सिंथेटिक गैस, राइट। अब यहाँ पे स्टेप 1 में क्या करोगे, तो आप मीथेन को वाटर से ट्रीट करके CO और 3H2O पहले प्रिपेयर करोगे, राइट। तो ये है आपका वाटर गैस। अब इस वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड भी और हाइड्रोजन भी है, तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड को सेपरेट कर सकते हो और आपको हाइड्रोजन मिलेगा। फिर है आपका C प्लस H2 गिव्स यू CO प्लस H2। तो ये आपका एक्चुअली वाटर गैस ही है, तो जिसको आप सिन गैस भी बोलते हो। एंड ऑफ कोर्स द टेम्परेचर इज 1270 केल्विन, एंड ऑफ कोर्स द कैटलिस्ट जो आप यहाँ पे यूज़ करोगे वो है आपका निकल। तो इस तरह से आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब स्टेप 2, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की तो ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है हाइड्रोजन की, क्योंकि ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन है। फिर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड को किसी ना किसी तरह से हाइड्रोजन से अलग करना पड़ेगा। तो वो स्टेप 2 में क्या करते हो आप, तो स्टेप 2 में वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसको वाटर से रिएक्ट करके आप कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को प्रिपेयर करते हो। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाएगा और आपको और एडिशनल हाइड्रोजन मिलेगा। और स्टेप 3 में क्या करोगे, तो ये जो CO2 आपको दिख रहा है इसको आप निकालोगे बाय द प्रोसेस ऑफ स्क्रबिंग। यानी आप इसको किससे ट्रीट करने वाले हो, तो सोडियम आर्सेनेट से ट्रीट करोगे। तो इसको अगर आप सोडियम आर्सेनेट से ट्रीट करोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम आर्सेनेट के साथ रिएक्ट होके निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यू आर गोइंग टू प्रिपेयर हाइड्रोजन इंडस्ट्रियली फ्रॉम वाटर गैस। ठीक है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 जो है ये आपका वाटर गैस है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ओलेफिन्स। तो यहाँ पे हम कुछ हाइड्रोजन के रिएक्शंस की बात करेंगे। तो पहले तो बात करने वाले हैं इसके यूजेस की। तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन ऑफ ओलेफिन मतलब कि आपका जो डबल बॉन्ड है उसके अक्रॉस आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा C, यहाँ पे आपने H ऐड किया है, यहाँ पे आपने H ऐड किया है, और यहाँ पे आपके पास 2 ग्रुप्स है, राइट। एंड जैसे आप सबको पता है कि यू आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ निकल हियर विच इज़ योर कैटलिस्ट। ठीक है, और हाइड्रोजन जब ऐड होगा तो ऑब्वियसली इट विल ऐड अक्रॉस द डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो यू कैन कंसिडर इट टू बी अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो ये यू कैन कंसिडर इट टू बी अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन।
ओके। या ये अगर आप एड्जॉर्प्शन और कोलाइड को थोड़ा बहुत याद करोगे तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है और आपके जो रिएक्टेंट है वो सारे आपके गैसियस स्टेट में है और आपका जो कैटलिस्ट है निकल वो सॉलिड स्टेट में है। सो इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस। ओके। अब जो दूसरा है, जैसे यहाँ पे देखो H2 plus CO gives you in presence of HC double bond O you will get aldehyde and which can get further reduced to the corresponding alcohol। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपने H2 plus CO यूज़ किया है यहाँ पे एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे अल्कीन है, सो इट्स RCH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये जो ग्रुप है वो यहाँ पे ऐड होगा। ओके और आपको अल्डिहाइड मिलेगा और ये अल्डिहाइड को अगर आप आगे जाके रिड्यूस करोगे बाय यूजिंग एनी ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट तो ये किस में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे आप इसका रिडक्शन कर रहे हो तो ये अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, सो इट्स वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ योर अल्डिहाइड्स, यहाँ पर भी ये यूज़ होगा। ओके तो यू कैन कॉल इट एज हाइड्रोफॉर्माइलेशन। ओके तो यहाँ पे आप क्या ऐड कर रहे हो, तो फॉर्मिल ग्रुप यानी CHO ग्रुप ऐड कर रहे हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू हैलोजन। तो जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन और हैलोजन में कुछ सिमिलैरिटीज़ है, तो यहाँ पे वही पूछा है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन की जो हैलोजन के बिल्कुल सिमिलर है। तो फॉर्मेशन ऑफ यूनी पॉजिटिव आयन, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन जो है उसमें से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये H+ बनेगा और ये जो हैलोजन्स है अगर आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ये X- बनेगा। तो यहाँ पर देर इज़ अ चार्ज ऑफ +1, हियर देर इज़ अ चार्ज ऑफ -1, सो यू कैन से दैट दे फॉर्म यूनी पॉजिटिव आयन्स। या ये हाइड्रोजन तो यूनी पॉजिटिव फॉर्म करेगा, लेकिन ऑफकोर्स आपका जो X है वो यूनी पॉजिटिव आयन नहीं यूनी नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा। ठीक है, दूसरी बात है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों का सेम, मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 और कोई भी हैलोजन का आप देखोगे तो इट इज़ Np5 NS2। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो यू कैन से दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, तो बेसिकली इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल एंड ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, तो इट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन यू पुट अ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इट इज़ द हैलोजेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन रेडिली एक्सेप्ट करते हैं। मतलब आप इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन में या फ्लोरीन में या ब्रोमीन में या आयोडीन में ईजिली डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन इट इज़ नॉट सो ईजी कि आप हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन इतने आसानी से डालो। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन निकलने की बात हो रही है, इफ़ इट इज़ अबाउट रिमूविंग अ इलेक्ट्रॉन, देन हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या एनर्जी लगेगी, दैट इज़ योर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और हैलोजन से क्या लगेगा तो दैट इज़ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो दिस इज गॉट अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे काफ़ी सिमिलैरिटी है किसके बीच, हाइड्रोजन के आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आपके हैलोजन के आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which halogen combines halogen combines with halogen at low temperature। तो which halogen combines with hydrogen at low temperature। ओके, तो ऐसा कौन सा हैलोजन है जो हाइड्रोजन के साथ लो टेम्परेचर पे कंबाइन करता है। इसका मतलब उसकी और हाइड्रोजन की जो रिएक्शन है वो काफ़ी एक्सप्लोसिव होनी चाहिए हाई टेम्परेचर पे, इसलिए वो लो टेम्परेचर पे कंबाइन करता है, दैट्स योर फ्लोरीन। नेक्स्ट, ग्रुप 1 and 2। तो यहाँ पे अभी बारी है आपके ग्रुप 1 and 2 की। तो सबसे पहले तो ये आपके सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, इनका सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो इट इज़ ऑल ऑफ देम हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द s ऑर्बिटल, सो इट इज़ 1s1 राइट। And hydrogen, lithium, of course hydrogen is not actually a alkaline earth metal, it can also be considered to be very close to halogen, but ठीक है यहाँ पे हमने उसको लिखा तो है। फिर सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सारे आपके क्या है, तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि एज यू गो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4, 5, 6, तो साइज़ बढ़ेगी। साइज़ बढ़ने की वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा। अगर न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो उसको निकालना आसान होगा, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है,
तो यहाँ पे बात हो रही है आपके ग्रुप 2 की। तो यहाँ पर इन सबका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2 है। तो इनके लिए जो s ऑर्बिटल है ये कम्प्लीटली फिल्ड होता है। तो इनके लिए काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है, क्योंकि इनका जो s ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और आपको पता है कि s ऑर्बिटल की कैपेसिटी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। सो यू कैन कंसिडर देम टू बी कंपैरेटिवली स्टेबल, सो दे कैन कंपैरेटिवली हैव अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन टू द अल्कलाइन अर्थ मेटल। यानी अगर आप इनके कॉन्फ़िगरेशन को अल्कलाइन अर्थ मेटल के कॉन्फ़िगरेशन से कंपेयर करोगे तो इनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल से कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज द s ऑर्बिटल हैज़ गॉट 2 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स द s ऑर्बिटल इज completely filled. So you can say that as the s orbital is completely filled, as the s orbital is completely filled, they have a stable configuration compared to अल्कली मेटल। तो आप बोलोगे ये तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा? तो इनमें इनका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, मतलब अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल के आउटरमोस्ट शेल से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, राइट? और अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगी कंपेयर टू योर अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इनके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो अल्कली मेटल से बहुत ज़्यादा होती है, जबकि इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका रीज़न है इनका कॉन्फ़िगरेशन, जिनमें s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो काफ़ी स्टेबल सा कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में काफ़ी मुश्किल है, किसके लिए? अल्कलाइन अर्थ मेटल में से निकालने में काफ़ी मुश्किल है, यानी यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। पर अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो ऑब्वियसली दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से कहाँ से निकलेगा? तो ऑब्वियसली आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल में से दूसरा आसानी से निकलेगा, लेकिन अल्कली मेटल अगर आप बात करोगे तो फिर यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में काफ़ी मुश्किल होगी। तो ये सारी बातें अभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जैसे आपको पता है कि डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, तो द रेडियस हैज़ टू इंक्रीज। तो आप देख सकते हो कि अगर रेडियस की बात हो रही है तो रेडियस तो बढ़ रहा है। उसी तरह से आयोनिक रेडियस, अब ये जो है ये कैटायन फॉर्म करेंगे। तो कैटायन फॉर्म करो या एनायन फॉर्म करो, अगर एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है तो आयोनिक रेडियस भी बढ़ेगा। तो आप देख सकते हो कि आयोनिक रेडियस भी बढ़ रहा है। डेंसिटी, ऑब्वियसली डेंसिटी डिपेंड करती है मास पे और वॉल्यूम पे। तो जिस रेट से मास बढ़ता है उस रेट से वॉल्यूम तो नहीं बढ़ रहा है, तो मास ज़्यादा बढ़ता है वॉल्यूम के कंपैरेटिवली, तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी बढ़ती है। तो आप देख सकते हो कि सबसे सीजियम जो है वो डेंस एलिमेंट है और लिथियम सबसे कम। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करेगा किस पे? तो रेडियस पे। मतलब क्या कि अगर कोई एटम छोटा है तो ये जो आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के करीब है, सो इट इज़ मोर अट्रैक्टेड, राइट? तो इसको अगर बाहर निकालना है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, सो यू रिक्वायर मोर एनर्जी। तो दिस इज गोइंग टू बी योर आयोनाइजेशन एंथैल्पी विच इज गोइंग टू बी हायर। और अगर हम बात कर रहे हैं एक बड़े वाले एटम की, तो जैसे मान के चलो कि ये सीजियम, लिथियम है और ये सीजियम है, तो सीजियम का जो रेडियस है वो ज़्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। तो अगर यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको कम एनर्जी लगेगी, यू विल रिक्वायर लेस एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इट इज़ लेस अट्रैक्टेड, ओके? क्योंकि आप देख सकते हो कि ये न्यूक्लियस से दूर है, सो इट इज़ लेस अट्रैक्टेड, इजंट इट? और इसलिए आपको जो एनर्जी यहाँ पे लगेगी E2 वो ऑब्वियसली E1 से कम होगी। और सो आप देख सकते हो कि जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पे वही ट्रेंड आपको दिख रहा है, सबसे हाईएस्ट लिथियम के लिए है, सबसे कम सीजियम के लिए है। तो ये चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बस आपको लॉजिक यूज़ करना है कि रेडियस जो है वो किस पे डिपेंड करता है? तो नंबर ऑफ शेल्स पे। जितने नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा उतना रेडियस ज़्यादा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली रिलेटेड टू आयोनिक रेडियस, तो जितना आयोनिक रेडियस ज़्यादा उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम। डेंसिटी मास पे डिपेंड करेगा, तो जितना ज़्यादा मास उतनी डेंसिटी। तो लिथियम का कम मास है इसलिए उसकी डेंसिटी कम है, सीजियम का ज़्यादा मास है इसलिए उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। और मैं आपको सिर्फ इसके यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। आप भले ही पी ब्लॉक की बात करो, आप भले ही डी ब्लॉक की बात करो, आप किसी की भी बात करो, ये जो ट्रेंड्स है ये उन सब के लिए भी सेम ही होने वाले हैं।
देन ऑफ कोर्स बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी साइज पे डिपेंड करेगा। जितनी छोटी साइज उतना ज़्यादा वो एटम जो है शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ती है, कम होती है, क्योंकि रेडियस जो है वो बढ़ता है। तो एज यू कैन सी रेडियस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दे आर इन्वर्सली रिलेटेड। जितना बड़ा रेडियस उतनी कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। सो यू कैन मेक आउट दैट डाउन द ग्रुप इट इज डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे अगर बात करोगे मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट पे होता क्या है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लैटिस स्ट्रक्चर, लैटिस एनर्जी, उन सारे पे डिपेंड करता है। बट ट्रेंड क्या है कि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वैसे वैसे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अबंडेंस की, तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो है वो आपका है सोडियम। सो नेचर में सबसे ज़्यादा अबंडेंट है सोडियम। और अगर सबसे कम बात देखो तो वो है लिथियम। सबसे कम जो अबंडेंट है वो लिथियम है। फिर बात करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। तो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन वाटर। जितना अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा इन वाटर, उतना वो अच्छा उतना उसका हाई रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ई रिडक्शन is directly proportional to ability to accept electron in water. ओके, सो जितना ज़्यादा अच्छे से आपका एटम जो है इलेक्ट्रॉन को वाटर में एक्सेप्ट करेगा उतना हाई उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, राइट। और इसका मतलब दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसका मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। So reduction potential is the ability to accept electron in water and undergo reduction. ओके, सो इसका मतलब अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है, देयरफॉर दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट। क्योंकि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है द वन विच अंडरगोज रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है, यानी दे आर अंडरगोइंग रिडक्शन वेरी नाइसली, यानी दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज दैट क्लियर। सो यहाँ पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इन सबके लिए जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है। मतलब क्या कि इनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई नहीं है, दे हैव गॉट लो वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। गॉट इट। सो नेगेटिव है मतलब लो वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। यानी क्या, सो दे आर नॉट गुड एट एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, दे आर गुड एट गिविंग इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या, सो वो इलेक्ट्रॉन देने में अच्छे हैं, लेने में अच्छे नहीं है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है इज गोइंग टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, देयरफॉर दे एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो आप देख सकते हो कि इन सबके लिए वैल्यू नेगेटिव है, मतलब दे आर नॉट गुड एट एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एक्सेप्टिंग अगर वो इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत अच्छे हैं तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि दे आर गुड एट गिविंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट। मतलब क्या कि वो किसी और को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना कि उससे लेते हैं। तो अगर किसी और को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं सो दे आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, मतलब दे आर एक्टिंग एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सो ये सारे जो है मेटल्स, अल्कली मेटल्स, एंड द सेम इज द केस फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑल्सो, दे आर गुड एट गिविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, देयरफॉर दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसमें याद रखो कि लिथियम के लिए जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। सो इनमें सबसे अच्छा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है आपका लिथियम। क्यों, क्योंकि उसके रिडक्शन की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। मतलब ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन देता है। तो जितने अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन देगा उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सो लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट।
ओके और ये सारी जो बातें हैं या आने वाले हर एक आपके चैप्टर में, स्पेशली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भी यूज़ होने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल की। तो यहाँ पे ट्रेंड जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, राइट। तो आप देख सकते हो कि डाउन द ग्रुप radius increases, down the group density increases, down the group atomic radius is increasing, ionic radius is increasing, down the group ionization enthalpy जो है वो भी बढ़ रही है। सॉरी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए क्योंकि रेडियस कम बढ़ रहा है। तो पर यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया है उन्होंने कि अगर आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी को देखोगे अल्कली मेटल की, जैसे लिथियम की, तो वो है 899, और अगर आप इसका अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी बेरिलियम की वैल्यू देखोगे तो इट इज़ मोर देन डबल, यानी बहुत एक्सेप्शनली हाई है। तो इसका रीज़न ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है, NS2, यानी s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, यानी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए इनको अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है तो आपको एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है। तो अगर आप अल्कली मेटल को देखोगे तो ये 89500, और ये देखो ये ऑलमोस्ट डबल है। इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए ग्रुप 2 के लिए, ज़्यादा होना चाहिए पर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इतना ज़्यादा क्यों है, दैट इज़ वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 have a configuration NS2 which is very stable. Compared to NS1 for alkaline earth metal. Compared to NS1 for alkaline earth metal. Okay, therefore more energy is required to remove an electron. From outermost shell. Of group 2. ओके, तो दैट इज़ वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। बाकी सारे ट्रेंड्स तो जैसे हमने एक्सपेक्ट किए थे वैसे हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी साइज़ पे डिपेंड करती है, जितना छोटा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम कम हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी कम हो रहा है, राइट। एबंडेंस सबसे ज़्यादा जो एबंडेंट है वो है आपका कैल्शियम, मोस्ट एबंडेंट, और सबसे कम जो एबंडेंट है वो है आपका बेरिलियम, राइट। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो रिडक्शन पोटेंशियल सबके लिए नेगेटिव है, तो इसका मतलब दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, राइट। देयरफॉर दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। और ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव का मतलब दे आर गुड एट गिविंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं किसी को तो वो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, बिकॉज ऑक्सीडेशन आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे अगर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी को तो वो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, यानी अगर जो खुद का ऑक्सीडेशन करता है इज एक्चुअली अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो बेरियम है उसके लिए वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। सो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। मतलब दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड एट गिविंग इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बट सबसे अच्छा तो ऑब्वियसली लिथियम है। बट इनकी वैल्यूज़ अगर आप कंपेयर करोगे अल्कली मेटल से तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ जो है वो काफ़ी कम दिखती है कंपेयर टू अल्कली मेटल। अल्कली मेटल्स के वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, सो दे आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट दैन योर अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकेंड ग्रुप एंड द फिफ्थ पीरियड। तो सेकेंड ग्रुप मतलब क्या, तो ये होना चाहिए आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब डेफिनेटली सीजियम और रुबिडियम तो नहीं होगा, ओके। तो या तो ये स्ट्रॉन्शियम होगा या तो ये बेरियम होगा। तो सेकेंड ग्रुप एंड फिफ्थ पीरियड, तो आपको पता है बेरिलियम बिलोंग्स टू द सेकेंड पीरियड, देन कम्स योर मैग्नीशियम विच बिलोंग्स टू द थर्ड, देन कम्स योर calcium which belongs to the fourth, then comes your strontium which belongs to the fifth. Got it? तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रॉन्शियम है
is the one which belongs to the fifth, and that is what is your correct answer. So it's your correct answer, which is strontium. And as you can see, beryllium is second, magnesium is third, fourth, and this of course is the fifth, and barium is the sixth, and radium is the seventh, right? तो ये अलग अलग ग्रुप को बिलोंग करते हैं. तो आपको पूछा गया था सेकेंड ग्रुप एंड द फिफ्थ पीरियड. तो सेकेंड ग्रुप मतलब आपके सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल, और फिफ्थ पीरियड का मतलब है आपका स्ट्रॉन्शियम. ठीक है. नेक्स्ट, which of the following element has the highest electronegativity? तो highest electronegativity has to do with the size. जिसकी छोटी साइज वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? तो यहाँ पे आप देखो कि पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, सीजियम. तो ऑब्वियसली आपका आंसर है लिथियम. तो अगर ऐसे क्वेश्चन है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो रिमेंबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज या रेडियस. तो जिसकी सबसे छोटी साइज होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी. तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका आंसर है लिथियम. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट डेवलप्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इन द +1 स्टेट? तो ये जो आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है या अल्कली अर्थ मेटल्स है, दे आर वेरी गुड एट गिविंग इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 1, 2, 3. तो अल्कली मेटल तो एक ही इलेक्ट्रॉन देंगे सारे के सारे, इससे ज़्यादा वो नहीं दे सकते. इसलिए उन सब के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होता है. ओके. तो आपके जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है उन सब के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1. सो फॉर ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, oxidation state is +1. और +1 ही क्यों? ओनली +2 भी नहीं दिखाएंगे, एक ही दिखाएंगे, सारे के सारे एक ही दिखाएंगे, और वो है +1. तो +1 ही क्यों? क्योंकि जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो जो उनका कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो एक नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है. तो मान के चलो कि यहाँ पे कौन सा आपका अल्कली मेटल है? फ्रेंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्शियम. तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्शियम एज यू ऑल नो आर योर अल्कलाइन अर्थ मेटल. तो एक ही एलिमेंट है फ्रेंशियम. ओके. और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, तो ये कौन से एलिमेंट इसको बिलोंग करेगा? तो देखते हैं ये कौन से इसको बिलोंग कर रहा है. फ्रेंशियम. तो फ्रेंशियम बिलोंग्स टू योर this, what is the configuration? The configuration is going to be, देखो lithium is your second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. तो इसके लिए जो configuration होगा वो होगा आपका 7s1, राइट? क्या configuration होगा? 7s1 होगा. और इसके यहाँ पे एक नोबल गैस होगा. ठीक है. तो आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा नोबल गैस होगा यहाँ पे? Yes, anybody? Can you think and tell me which noble gas is going to be there? कुछ याद आ रहा है आपको कौन सा नोबल गैस होना चाहिए यहाँ पे? तो ये वाला जो नोबल गैस है जो यहाँ पे होना चाहिए फ्रेंशियम के लिए वो है आपका Rn, राइट? और अगर आप बात करोगे सीजियम की तो वो है जेनॉन. अगर आप बात करोगे लिथियम की तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन. और ये है आपका Rn विच इज़ योर रेडॉन, राइट? तो यहाँ पे फ्रेंशियम के लिए जो नोबल गैस होना चाहिए वो है आपका Rn, राइट? और ये क्या है? तो 7s1 है. तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो ये +1 हो जाएगा. बट अभी जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो Rn का होगा विच इज दैट ऑफ अ नोबल गैस, राइट? तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? नोबल गैस का. तो ऑब्वियसली यहाँ पे अभी इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुका है. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना नामुमकिन है. आप नहीं निकाल सकते हो इतने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन. इसलिए जितने भी आपके अल्कली मेटल्स है उन सब के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो प्लस होता है 1. और ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन एक निकल गया तो इन सबका जो कॉन्फ़िगरेशन है विल बिकम दैट ऑफ अ नोबल गैस विच इज़ वेरी स्टेबल. तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका सही आंसर है फ्रेंशियम. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंसी शेल? तो बेसिकली यहाँ पे वही बात हो रही है कि इसमें से कौन सा आपका अल्कली मेटल है, क्योंकि अल्कली मेटल के ही वैलेंसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है. अल्कलाइन अर्थ मेटल के इसमें तो 2 होते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेडियम, कैल्शियम, बेरियम ये तीनों तो आपके क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल है. तो एक ही आंसर है वो है आपका रुबिडियम. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो यहाँ पे वापस बात साइज की हो रही है. जिसकी साइज सबसे छोटी उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा. तो आप देख सकते हो कि सबसे छोटी साइज है आपके लिथियम की. तो इसका मतलब इसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए. नेक्स्ट, विच फ्रॉम द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल? तो
आपके अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों के लिए नेगेटिव है, बट आपके अल्कली मेटल के लिए ज़्यादा नेगेटिव होता है, उसमें भी जो लिथियम है उसके लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर है लिथियम। ओके, अब बात करते हैं इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, जो डिसाइड होता है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट पे। जो अल्कली मेटल्स हैं उनके लिए +1 है और अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए +2 है, हमेशा +1 हमेशा +2। और रीज़न क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर अल्कली मेटल देंगे तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस का बनेगा, और अल्कलाइन अर्थ मेटल अगर 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस का होगा। तो एक बार नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने अचीव किया तो इसके बाद ये कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, राइट। तो यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है दोनों की, वो डिसाइड होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स वो देते हैं आसानी से, और उसके हिसाब से केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिसाइड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात करेंगे अल्कली मेटल की, तो ये दो कितने टाइप के ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, तो ये 3 टाइप के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। एक ये वाला जो है लिथियम वाला, ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल ऑक्साइड क्या होता है, तो इसमें नॉर्मल वैलेंसी होती है। तो मान के चलो M आपका अल्कली मेटल है तो इसकी वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन की 2 है, तो अगर इस वैलेंसी वाले आपके कोई भी ऑक्साइड्स है तो ये नॉर्मल होंगे, ठीक है। जैसे पोटेशियम ऑक्साइड नॉर्मल है, सोडियम ऑक्साइड नॉर्मल है, ओके। लेकिन इसके अलावा वो पेरोक्साइड भी फॉर्म कर सकते हैं। जैसे बात करें पेरोक्साइड में, यू हैव गॉट दिस लिंकेज ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज, तो ये Na+ है, ये माइनस है, ये Na+ है और ये माइनस है। तो याद रखो कि पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होता है। सो दिस इज व्हाट इज योर पेरोक्साइड लिंकेज। ये आपका कौन सा लिंकेज है, पेरोक्साइड, ओके। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है, ठीक है। तो यहाँ पे इट विल बी Na2O2, और दूसरा है सुपर ऑक्साइड जो पोटेशियम फॉर्म करता है, विच इज गॉट अ फॉर्मूला KO2। तो आप देखो कि 3 टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड is O2-, right, and then of course it will be K+. So potassium is very good at forming superoxide. देन बेसिक ऑक्साइड, तो इनके जो ऑक्साइड्स है ये बेसिक होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि अगर आप इनमें वाटर में डिजोल्व करोगे तो यू विल गेट द करस्पॉन्डिंग बेस। जैसे लिथियम ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करोगे तो यू विल गेट LiOH। अल्कली मेटल डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अगर आप इनको ऑक्सीडाइज करोगे, यानी अगर आप इनको एयर में बर्न करोगे तो वो बर्न हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। अगर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली पेरोक्साइड फॉर्म होगा, और उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल पेरोक्साइड सोडियम का होता है। और अगर बहुत ज़्यादा आपका ऑक्सीजन है तो इन दैट केस सुपर ऑक्साइड फॉर्म होगा, और सबसे स्टेबल सुपर ऑक्साइड होता है पोटेशियम का, ठीक है। तो अल्कली मेटल जो है वो जो नाइट्रोजन है आपके एटमॉस्फेयर में उसके साथ रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और वो है आपका लिथियम। बाकी कोई भी अल्कली मेटल जो है वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करेंगे, सिर्फ लिथियम कंबाइन करके लिथियम नाइट्राइड फॉर्म करेगा। अभी बारी है आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल की। तो ये अगर ऑक्सीजन एयर में अगर आप इनको बर्न करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, तो 2 टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। एक है नॉर्मल, तो इनका नॉर्मल ऑक्साइड होता है MO, क्योंकि आपको पता है कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और ऑक्सीजन का -2 है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द नॉर्मल ऑक्साइड, ये नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मूला है, राइट। पेरोक्साइड भी फॉर्म करते हैं, लेकिन सभी पेरोक्साइड नहीं फॉर्म करते। बेरियम जो है वो पेरोक्साइड फॉर्म करेगा, सो बेरियम विल फॉर्म पेरोक्साइड। दिस इज व्हाट इज अ पेरोक्साइड विच कैन ऑल्सो बी फॉर्म बाय योर अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसके अलावा जो है ये नाइट्रोजन के साथ भी कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो सारे के सारे आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके नाइट्राइड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म करेगा, तो नाइट्राइड, ओके। रिएक्शन विद वाटर, तो ऑब्वियसली आपके अल्कली मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म द बेस, एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ओके। लिथियम जो है वो स्लोली रिएक्ट करता है, बट सोडियम और पोटेशियम बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं, एक्सप्लोसिव होता है इनका रिएक्शन। बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, बट मैग्नीशियम डीकम्पोज इट हॉट वाटर। तो बेरिलियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बट मैग्नीशियम जो है वो नॉर्मल कंडीशन में तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ अगर आप उसको हॉट वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो ऑब्वियसली वो रिएक्ट करेगा। बाकी सारे वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे, ओके। सो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है इनके लिए थोड़ा सा अलग रिएक्शन है वाटर के साथ, बट अदर अल्कली मेटल्स नॉर्मली रिएक्ट विद वाटर टू गिव लिबरेट हाइड्रोजन, ओके। सो कैल्शियम हो गया आपका,
फिर आपका जो नेक्स्ट है बेरियम हो गया, फिर नेक्स्ट स्ट्रोंशियम हो गया, राइट। दीज रिएक्ट नॉर्मली विथ कोल्ड वाटर टू लिबरेट H2। ठीक है। और अल्कली मेटल तो ऑब्वियसली दे विल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू लिबरेट H2। सो टेक्निकली ऑल अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट H2 एंड लिथियम की रिएक्शन थोड़ी स्लो है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे तो वो हाइड्राइड फॉर्म करेंगे एंड इनके जो हाइड्राइड्स है ये आयोनिक हाइड्राइड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है और ऑफ कोर्स आपके जो मेटल है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। सो दीज आर योर आयोनिक हाइड्राइड्स। Okay, so lithium will react with hydrogen to form LiH, calcium will react with hydrogen to form CaH2. So here what are they forming is ionic hydrides, ठीक है। And next is halogen के साथ, तो obviously halogen के साथ react करके वो halides form करेंगे। तो आपका अगर alkali metal है तो वो MX2 टाइप का halide form करेगा, सॉरी MX ये alkaline earth metal है, और अगर आपका alkaline earth metal है और अगर आपका alkali metal है तो it will form a halide of the type MX. So this is the reaction for alkali metals. So all alkali metals will form a halide of this type and all alkaline earth metals will form a halide of the type MX2, right? तो यहाँ पे ये रिएक्शन सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो अल्कली मेटल हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो। एंड जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इन सब के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है, इसलिए दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो दैट इज ट्रू फॉर योर अल्कली मेटल्स ऑल्सो एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑल्सो। और इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि जो आपका लिथियम है उसके लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड अमोनिया की। तो ये जो अल्कली मेटल है या अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अगर आपने इनको अमोनिया में डिजोल्व किया, तो मान के चलो कि अगर सोडियम को आपने अमोनिया में डिजोल्व किया, कौन सा अमोनिया में, तो लिक्विड अमोनिया में, तो क्या होगा, तो आपको मिलेगा Na+ और आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन, राइट। ऐसे वो डिसोसिएट होके आपको फ्री इलेक्ट्रॉन और Na देगा। अब ये जो Na है दैट विल गेट सराउंडेड बाय अमोनिया। Na पे पॉजिटिव चार्ज है तो अमोनिया का जो नाइट्रोजन है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये सोडियम के साथ ऐसे वीक बॉन्ड फॉर्म करेगा और इस तरह से जो सोडियम है दैट इज गोइंग टू बी सराउंडेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया इन द लिक्विड स्टेट। तो अमोनिया कौन से स्टेट में है, तो लिक्विड स्टेट में। तो नाइट्रोजन जो है वो किसको जाके सराउंड करेगा, तो ये सोडियम को जाके नाइट्रोजन सराउंड करेगा, यानी अमोनिया में जो नाइट्रोजन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो इस तरह से किसको सराउंड कर रहा है, तो देखो इस तरह से सोडियम को जो है वो सराउंड कर रहा है। तो Na+ जो है वो इस तरह से स्टेबल हो गया, राइट। तो ये Na+ है वो स्टेबल हो गया। इलेक्ट्रॉन का क्या, तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसे ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसको जो हाइड्रोजन है अमोनिया का जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो जाके इस इलेक्ट्रॉन को सराउंड करेंगे, राइट। तो जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन को सराउंड कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, और जो आपका आयन है मेटल का उसको कौन सराउंड कर रहा है, तो उसको सराउंड कर रहा है आपका नाइट्रोजन जिस पे नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो इस तरह से आपका जो सॉल्यूशन है ऑफ योर अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया, इसमें आपको फ्री इलेक्ट्रॉन दिखेगा और आपको जो है Na+ दिखेगा। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसकी वजह से आपका जो सॉल्यूशन है, राइट, इसका कलर जो है ये ब्लू होता है, प्लस ये रिड्यूसिंग एजेंट है, प्लस ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन अकेला है तो ये ऑब्वियसली एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये सॉल्यूशन में थोड़ा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आएगा एंड ऑफ कोर्स कलर जो है ये ब्लू होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो इसकी वजह से ब्लू कलर भी आ जाता है। और ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करके किसी का भी रिडक्शन किया जा सकता है। तो ये सॉल्यूशन जो होते हैं ये ऑब्वियसली डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं। सो डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ अल्कली मेटल
in ammonia has free electrons. और ये free electrons कैसे stabilize हुए हैं? So the free electrons has got stabilized because of the ammonia molecule in which the hydrogen has positive charge. तो ये जो negatively charge आपका free electron है उसको वो surround कर रहा है, ठीक है? दूसरी चीज क्या है? तो the second thing is कि यहाँ पे ये जो solution है is blue in color. फिर of course ये solution is a good reducing agent. And of course one more thing is that this solution is paramagnetic. And the same thing you will observe for your alkaline earth metal also. तो ये सिर्फ अल्कली मेटल के लिए नहीं है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए भी होगा. उनको भी अगर आप लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करोगे तो उनके सॉल्यूशन में भी आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जिसकी वजह से इस सॉल्यूशन का कलर ब्लू होगा. फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक भी आपको होगा. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर योर सॉल्यूशन विद अल्कलाइन अर्थ मेटल. Okay, so solution of alkali metal and alkaline earth metal in ammonia will have the same characteristics. अब नेक्स्ट बात करते हैं डायगोनल रिलेशन की. तो आपने देखा होगा कि जो लिथियम है वो एक अकेला ऐसा अल्कली मेटल है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, बाकी कोई भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता. फिर अगर आप बात करोगे आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो वो सारे किसके से जैसे बिहेव करेंगे, तो वो सारे नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं. तो आप देख सकते हो कि लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज में क्या है, सिमिलैरिटी है. तो इसी सिमिलैरिटी को कहा जाता है डायगोनल रिलेशन, यानी एलिमेंट्स इन विच ग्रुप second period, and elements in which period, third period, which are diagonally opposite. Okay, so elements in the second group which are diagonally opposite to the elements in the elements in the second period which are diagonally opposite to the elements in the third period have similar relation. Okay, सो जो लिथियम और मैग्नीशियम है इनका रिलेशन सेम होगा. बेरिलियम और एल्यूमिनियम का जो रिलेशन है या इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम होगी. और आपका जो सिलिकॉन है एंड बोरॉन है इनकी भी प्रॉपर्टीज सेम होगी. सो दे आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, एंड जो ऊपर वाली लाइन है वो सेकेंड पीरियड में है और नीचे वाली लाइन जो है वो थर्ड पीरियड में है. इसलिए इन तीनों को we consider them to be as having diagonal relation. तो इनका जो डायगोनल रिलेशन है. ओके, सो इनमें क्या सिमिलैरिटी है, तो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे. सिमिलरली लिथियम का जो क्लोराइड है उसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है, यानी वो डाइहाइड्रेट है. ओके, उसी तरह से मैग्नीशियम का क्लोराइड है उसके साथ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एसोसिएटेड है, यानी वो ऑक्टाहाइड्रेट है. यानी दोनों के जो क्लोराइड्स है दे आर एसोसिएटेड विद सम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. फिर तीसरा है बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम फॉर्म ब्रिज क्लोराइड्स. तो देखो ये जो क्लोराइड्स है ये बेरिलियम के हैं और ये जो क्लोराइड्स है ये एल्यूमिनियम के हैं. और अब देख सकते हो कि इनके क्लोराइड्स में क्लोरीन का एक ब्रिज है. तो ये जो क्लोरीन है ये दोनों बेरिलियम को कनेक्टेड है और ये जो क्लोरीन है ये दोनों एल्यूमिनियम को कनेक्टेड है. सो इट इज कंसिडर्ड टू बी ब्रिज क्लोराइड्स, यानी एक क्लोरीन 2 मेटल के एटम को कनेक्टेड है, तो इसको कहा जाता है ब्रिज क्लोराइड्स. तो आप देख सकते हो कि इनमें काफी सिमिलैरिटी है. ओके, दूसरा है कि बेरिलियम का जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है, यानी बेरिलियम का ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा. तो आप देख सकते हो कि एसिड के साथ रिएक्ट करके इट इज फॉर्मिंग वाटर एंड बेस के साथ रिएक्ट करके इट इज फॉर्मिंग सोडियम बेरिलेट. उसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो भी एम्फोटेरिक है, वो भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा और वो Al2O3 बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा. सो NaOH रिएक्ट्स विद Al2O3 टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट एंड HCl रिएक्ट्स विद Al2O3 टू फॉर्म्स एल्यूमिनियम क्लोराइड. ओके, तो ये दोनों के जो ऑक्साइड्स है वो एम्फोटेरिक है. मतलब क्या, तो ये जो है
एसिडिक ऑक्साइड की भी प्रॉपर्टीज दिखाएंगे और बेसिक के भी दिखाएंगे, यानी ये एक एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेंगे और बेस के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यूजेस की। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट, तो इसको भी आपको करना जरूरी है। सो लिथियम मेटल इज यूज्ड इन लॉन्ग लाइफ बैटरीज, used in digital watches, calculators and computers. Liquid sodium has been used for heat transfer in nuclear power. KCl is used as fertilizer. पोटेशियम इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑक्सीजन जनरेट करता है। तो ये यूज़ होता है फायर फाइटिंग के वक्त, मतलब आपको पता है कि कहीं भी आग लग गई हो तो काफ़ी स्मोक जो है वो फॉर्म होता है। तो जो फायर फाइटर्स है वो अगर इतने स्मोक में जाएंगे तो वो ऑब्वियसली सांस तो नहीं ले पाएंगे, तो इनके लिए होता है ऑक्सीजन मास, और ये ऑक्सीजन में मास में होता है KO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन लिबरेट करता है। तो ये ऑक्सीजन जो लिबरेट होता है फिर ये आसानी से आपके जो फायर फाइटर्स है उस ऑक्सीजन को यूज करके उस ब्रीथ कर सकते हैं। सो इट इज यूज्ड इन फायर फाइटर्स। इट इज यूज्ड बाय फायर फाइटर्स, ओके। या जो डाइविंग करते हैं या जो माउंटेनियर्स है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है तो वहाँ पर भी KO2 के मास्क यूज होते हैं, क्योंकि जो आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हो वो कार्बन डाइऑक्साइड KO2 के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन लिबरेट करेगा जो ये वापस इनहेल करेंगे। सो दे आर यूज्ड बाय माउंटेनियर्स, सी डाइवर्स। वाटर में भी ऑब्वियसली वी कांट ब्रीथ प्रॉपरली, तो यहाँ पर भी आप जो ऑक्सीजन एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हो वो KO2 के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन को लिबरेट करेगा जो जिसको आप इनहेल कर सकते हो। गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सीजियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट, uses of group 2. Alloys of magnesium and aluminium is widely used as structural material and in aircrafts. Calcium ions are important ingredient in biological system, essential for healthy growth of bones and teeth. Barium sulfate is used in medicine as barium metal for intestinal x-rays. Radium is used in radiotherapy for cancer treatment. तो ये uses है, ये काफ़ी important है। Next, beryllium shows diagonal relation with, तो आपको पता है कि beryllium will show diagonal relation with aluminium जो already हमने देखा था, so obviously it's your Al. Next, what product are obtained when beryllium oxide is treated with HCl and NaOH? तो आपको पता है कि beryllium oxide एम्फोटेरिक है, तो HCl के साथ आप इसको ट्रीट करोगे तो सॉल्ट मिलेगा BeCl2, और NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो इसको आपको मिलेगा सोडियम बेरिलेट, तो BeCl2 मिलेगा और इसके साथ आपको मिलेगा सोडियम बेरिलेट, ओके। तो दैट इज ऑफ कोर्स योर दिस कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड जो है ये है आपका सोडियम बेरिलेट Na2BeO2. So this is what is your sodium berylate, Na2BeO2. So this becomes your answer. Next, which compound is used in medicine as barium meal for intestinal? तो barium meal क्या यूज है, तो ये obviously है आपका barium sulfate. Which of the following color is developed when alkali metal is dissolved in liquid ammonia? तो जैसे मैंने आपको बताया था, it is deep blue color. Next, which from the following combination represents water gas? So that's your carbon monoxide and H2. Next, which from the following does not react with water? तो ये है आपका बेरिलियम, ओके, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बट हाँ मैग्नीशियम हॉट के साथ रिएक्ट करेगा। Next, which among the following element is used in nuclear reactors as moderators? So that is of course your beryllium. Next, which among the following is used in breathing equipments for mountaineers? So that's your superoxide. Which among the following element is used in devising photoelectric cells? So that's your cesium. Which from the following property is exhibited by group 2? तो acts as inert element in +1, तो group 2 के लिए तो +1 होता ही नहीं है। Forms MH2 types of hydride, that's correct, क्योंकि कैल्शियम को अगर आप हाइड्रोजन से रिएक्ट करोगे तो you will get CaH2, या ऑब्वियसली अगर आप किसी भी स्ट्रोंशियम को हाइड्रोजन से रिएक्ट करोगे तो you will get SrH2, राइट। तो यहाँ पे क्या पूछा है, which from the following is exhibited by group 2? तो डेफिनेटली your correct answer is they form hydrides of the type MH2. एलिमेंट्स एट द टॉप इन द ग्रुप कैच फायर व्हेन केप्ट इन वाटर, ये तो गलत है क्योंकि वाटर के साथ तो बेरिलियम रिएक्ट भी नहीं करता। हाँ, लेकिन अल्कली अर्थ मेटल्स आपको पता है कि अगर वो वाटर में रखा आपने तो फिर वो बहुत एक्सप्लोजिव होगा एंड दे विल कैच फायर।
रिड्यूसिंग पावर इज मोर देन +1, वो भी गलत है, क्योंकि आपको पता है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, लेकिन अल्कली मेटल के मुकाबले वो कम नेगेटिव है, यानी अल्कली मेटल्स का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा नेगेटिव है, सो दे आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट्स। नेक्स्ट, कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। तो इसमें अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे Na2CO3 10H2O, विच ऑफकोर्स इज योर वॉशिंग सोडा। तो देखो यहाँ पे आप इसको कैसे प्रिपेयर करोगे, तो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl एंड अमोनिया। तो सबसे पहले क्या होगा, तो जो अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, आप ये तीनों को रिएक्ट करके अमोनियम कार्बोनेट फॉर्म करोगे। अब ये जो अमोनियम कार्बोनेट है उसके थ्रू अगेन यू हैव टू पास वाटर एंड CO2 टू फॉर्म अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब ये बाइकार्बोनेट को आप NaCl से जब रिएक्ट करोगे तो NH4 जो है वो Na से रिप्लेस होगा, सो यू विल गेट सोडियम बाइकार्बोनेट एंड NH4Cl। तो इट्स जस्ट डिस्प्लेसमेंट, ये जो अमोनिया है वो जाएगा Cl के साथ और ये सोडियम यहाँ जाएगा, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे एंड यू विल गेट NaHCO3 NH4CO3। अब यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट आपको मिल रहा है, इसको जब तुम हीट करोगे तो इट विल डीकम्पोज टू गिव यू सोडियम कार्बोनेट। तो एक बात याद रखो कि जो आपके अल्कली मेटल्स है, इनके जो कार्बोनेट्स है दे आर स्टेबल टू हीट, बट अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो कार्बोनेट्स है वो दे विल डीकम्पोज ऑन हीटिंग। ओके, बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं ऑब्वियसली फॉर अल्कली मेटल दे डीकम्पोज ऑन हीटिंग, जैसे बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम विल गिव यू Na2CO3 H2O, and then of course this Na2CO3 will crystallize with 10 molecules of water to give you the corresponding Na2CO3 10H2O, right? तो that is what you have to understand। और यहाँ पे जो NH4Cl यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इसको वापस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है, यानी लाइम वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है, एंड व्हाट इज ऑब्टेन्ड बैक इज योर अमोनिया, और ये अमोनिया वापस आप पहली वाली स्टेप में यूज कर सकते हो। सो दिस अमोनिया इज रिसाइकल्ड, राइट? सो अमोनिया लिबरेटेड इज रीयूज। तो जैसे यहाँ का जो अमोनिया है वो वापस पहले वाले स्टेप में यूज होता है। सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर Na2CO3 10H2O विच इज योर वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हैज अ फॉर्मूला Na2CO3 10H2O। ओके, जब आप उसको 100 डिग्रीज पे हीट करोगे यानी 373 केल्विन पे, तो इट विल लूज 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और जब आप उसको 100 डिग्री से ज्यादा यानी 373 से ज्यादा हीट करोगे, सो इट विल लूज ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड इट विल बिकम Na2CO3 विच इज एनहाइड्रस। ठीक है, सो इट इज अ सॉल्ट एंड ऑफ कोर्स इट इज अ सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस Na एंड वीक एसिड H2CO3। तो इसका जो सोल्यूशन है वो अल्कलाइन होगा, जो एक्चुअली आप आयोनिक इक्विलिब्रियम में सीखोगे, मतलब आपने सीखा ही होगा दैट सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड विल मेक द सोल्यूशन अल्कलाइन। तो यहाँ पे आप देखो कि it's a salt of a strong base NaOH and weak acid H2CO3, hence it undergoes hydrolysis to form basic solution। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्रिपेयर करोगे, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl इन द कास्टनर-केलर प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो NaCl है ये मोल्टन फॉर्म में gives you Na plus and Cl minus। अब ये Na plus will go to the cathode, it will accept electron at the cathode and it will get converted into Na, और फिर ये जो मर्क्यूरी है आपका, जो आपका कैथोड है, वो इसके साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, तो सोडियम अमालगम इट विल फॉर्म। ऑफ कोर्स एनोड पे क्या होगा, तो ये Cl एनोड पे जाएगा Cl माइनस एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Cl2 बाय गिविंग अवे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो Na मर्क्यूरी है यहाँ पे, इसको आप वाटर से ट्रीट करते हो, सो ये जो Na अमालगम है इसको आप वाटर से ट्रीट करोगे एंड यू विल गेट NaOH। तो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर NaOH। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो you prepare it by the action of calcium hydroxide and carbon dioxide, which will give you calcium carbonate। That is the reason as to why कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, देयरफॉर यू से दैट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ओके, अब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप पास करोगे तो फिर वो बाइकार्बोनेट फॉर्म करेगा, तो द कैल्शियम कार्बोनेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर। तो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप पास करोगे तो जो आपको मिल्की नेचर था वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसा क्यों? मिल्की नेचर किसकी वजह से था? तो ये कार्बोनेट जो फॉर्म हो रहा था दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक योर लाइम वाटर मिल्की, बट अभी एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये जो कार्बोनेट है ये बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए वो वापस क्लियर सॉल्यूशन बन गया है, क्योंकि आपका जो बाइकार्बोनेट है वो वाटर सॉल्युबल होता है।
ओके, सो यहाँ पे देखो एक्सेस ऑफ CO2 शुड बी अवॉइडेड एज इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर. अब CaCl2 Na2CO3, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यू जस्ट हैव टू रिप्लेस द Ca विद Na, तो आपको मिलेगा NaCl एंड ऑफ कोर्स द Na विल गेट रिप्लेस बाय Ca, तो आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट. अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये डीकम्पोज होते हैं आपके अल्कली मेटल के, यानी Na2CO3, K2CO3, ये स्टेबल टू हीट है, दे डू नॉट डीकम्पोज ऑन हीटिंग. So your K2CO3, Na2CO3, these are your carbonates of alkali metal. So these are stable to heat. Okay, but of course except lithium, क्योंकि लिथियम का जो कार्बोनेट है दैट विल डीकम्पोज टू गिव यू LiO एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये एक अकेला कार्बोनेट है जो डीकम्पोज होता है, बाकी सारे कार्बोनेट अल्कली मेटल के स्टेबल होते हैं. लेकिन अगर आप बात करोगे अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो इनके सभी कार्बोनेट जो है वो क्या हो गए, डीकम्पोज हो गए. तो कैल्शियम डीकम्पोजेस एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड. अब ये कार्बोनेट को अगर आप HCl से ट्रीट करोगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, और इसके साथ यू विल गेट एफर्वेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. उसी तरह से अगर आप इसको H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो आपको सल्फेट मिलेगा, कैल्शियम वाटर मिलेगा, और इसके साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा. सो दीज आर गोइंग टू द कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म एफर्वेसेंस ऑफ CO2. मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2O2, तो एक है विद बेरियम ऑक्साइड. अगर आप H2SO4 को बेरियम ऑक्साइड के साथ ट्रीट करोगे, सो बेरियम पेरोक्साइड, सो दिस इज व्हाट इज योर बेरियम पेरोक्साइड, जो H2SO4 के साथ कंबाइन होके आपको पेरोक्साइड देगा. ओके, यानी ये देखो, ये आपका पेरोक्साइड लिंकेज है, ये बेरियम है, और उसी तरह से ये सोडियम का पेरोक्साइड है. तो अगर आप इसमें H+ डालोगे यानी एसिड डालोगे, तो यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो, तो H2SO4, तो दिस O- will take the H, this O- will take one more H, and what will you get here is H2O2. Same is the case here. तो ये माइनस है, ये माइनस है. यहाँ पे अगर आप 2 H+ डालोगे तो दोनों, ये एक लेगा, ये एक लेगा, और आपको मिलेगा H2O2. So this is a method of preparation of hydrogen peroxide from sodium peroxide and barium peroxide by using H2SO4 0 degrees पे. Next is electrolysis. तो electrolysis करके आपको H2O2 मिलेगा. So electrolysis of H2SO4 will also give you H2O2. दूसरा है 2-ethyl anthraquinol, मतलब ये वाला कंपाउंड, ये जो है ये क्विनॉल एंथ्रासीन है. तो ये आपका एंथ्राक्विनॉल है. सेकेंड पोजीशन पे यू शुड हैव C2H5. और अगर आप इसको ऑक्सीजन इन एयर के साथ, यानी अगर आप इसका एयर ऑक्सीडेशन करोगे, सो इट विल गेट कन्वर्टेड टू एंथ्राक्विनोन. ये आपका एंथ्राक्विनोन है, और इसके साथ आपको H2O2 मिलेगा. सो दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन. Okay, next is your lithium aluminium hydride. So lithium aluminium hydride, how will you prepare it? So you are going to prepare it from lithium chloride, lithium hydride and AlCl3. So it's going to be lithium hydride and AlCl3, right? So this is how you are going to get your lithium aluminium hydride, which is LaH. और आप सबको पता है that this is a very powerful reducing agent, और इसको हम बहुत बार हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका काफ़ी यूज़ है. आप सबको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी आर गोइंग टू मेक यूज़ ऑफ LaH एज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. फिर ऑफ कोर्स ये एसिड को रिड्यूस करेगा अल्कोहल में, ये एस्टर को रिड्यूस करेगा 2 यूनिट ऑफ अल्कोहल में, ये PCl3 को PH3 में कन्वर्ट करेगा, राइट. सो यू कैन मेक आउट दैट इट्स अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. अब ये देखो, which from the following compound is obtained when CO2 gas is passed through slaked lime. Slaked lime क्या है, तो CaOH twice, और इसके थ्रू आप क्या पास कर रहे हो, CO2.
तो ये आपका लाइम है और आपको पता है कि लाइम वाटर बिकम्स मिल्की बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. Next, which from the following compound is obtained as a byproduct synthesis of Na2CO3 by Solvay's process? तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि आपको एक बाय प्रोडक्ट मिलता है जो NH4Cl है और इसको अगर आप CaOH ट्वाइस के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको अमोनिया मिलेगा विच इज अ स्टार्टिंग मटीरियल. ओके, तो यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट आपको मिलता है वो है आपका NH4Cl. Next, which from the following compound is obtained as byproduct for synthesis in Solvay's process? So we have already seen this. It's your ammonium chloride. Okay. अब यहाँ पे we are going to stop, right? तो यहाँ पे जैसे आप सबको पता है that we have talked about your group 1 elements, right? And of course your group 2, and we have talked about the methods of preparation of hydrogen, H2O2. ये सारे जो है इसके compounds वगैरह वगैरह ये जो है ये आपका ग्रुप 2 यहाँ पे ख़त्म होता है. ओके, सो इट्स कंसिडर्ड टू बी, आई मीन सब में से एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा है तो शायद इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है. एक बार करोगे हो जाएगा, पर इसको ऑप्शन में मत रखो क्योंकि काफ़ी ईजी है. तो ऐसे मत सोचो कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ, नहीं, इसको आप करो क्योंकि आपके पूरे 11 से एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं विच इज़ अ बिग नंबर, राइट? और ये थियोरेटिकल है तो ये काफ़ी आसानी से आपसे हो पाएगा. तो इसको ज़रूर करना, इसको ऑप्शन में मत छोड़ो. 11th को ऑप्शन में मत छोड़ो. यू आर स्ट्रेट अवे लूजिंग योर 10 to 12 क्वेश्चन, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर से करना है और ये आप ज़रूर करोगे और ये आपसे होगा भी, इतनी गारंटी मैं देती हूँ आपकी. ठीक है, सो मीट यू विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ ऑफ कोर्स योर स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें आपको पता है कि वो स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो ऑब्वियसली आपका जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो है ये इसके जो फंडामेंटल्स है ये आप बाकी दूसरे चैप्टर्स में भी यूज़ करते हो. ठीक है, तो वैसे तो 11th का चैप्टर है बट इसके फंडामेंटल्स जो है वो आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में 12th में यूज़फुल हैं. ठीक है, तो लेट्स मीट विथ स्टेट्स ऑफ मैटर. अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की जो है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर. तो आप देख सकते हो काइंड ऑफ 1 से 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे. तो यहाँ पे बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की. तो वो एक्चुअली हम ऑलरेडी सॉलिड स्टेट में डिस्कस कर चुके हैं. तो ये जो है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइपोल्स, वन इज टेम्पररी डाइपोल एंड द अदर इज परमानेंट डाइपोल. तो टेम्पररी डाइपोल जैसे मान के चलो कि आपका ये मॉलिक्यूल है नियॉन का, जो एक नोबल गैस का मॉलिक्यूल है. ये अकेला एक ऐसे स्फेरिकल मॉलिक्यूल होते हैं और इसमें आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन कभी कभी ये जो है ये अनइवन हो जाती है, यानी एक जगह ज़्यादा एक जगह कम. तो ये अगर आपका न्यूक्लियस है तो वो न्यूक्लियस तो इधर ही है, उसकी जगह उससे चेंज नहीं की, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो चेंज हो गई है, यानी वो एक जगह ज़्यादा हो गई है और एक जगह कम हो गई है, राइट? यानी इस साइड पे ज़्यादा और इस साइड पे कंपैरेटिवली कम, तो यहाँ पे एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा और ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा. तो इसको कहते हैं टेम्पररी डाइपोल. ऑफ कोर्स परमानेंट डाइपोल्स भी होते हैं, वहाँ पे हमेशा के लिए एक सेंटर नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा, लेकिन ये टेम्पररी है क्योंकि टेम्पररी का मतलब कुछ समय के लिए डेल्टा नेगेटिव है और कुछ समय के लिए डेल्टा पॉजिटिव है, राइट? हमेशा के लिए ये नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा के लिए ये पॉजिटिव नहीं होगा, कुछ समय के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव है, बाद में शायद कुछ देर बाद ये पूरा चेंज होगा, यानी जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बनेगा, जो पॉजिटिव है नेगेटिव बनेगा. तो अगर ऐसे टेम्पररी डाइपोल्स एक दूसरे के पास आ गए, जैसे 2 नियॉन के एटम एक दूसरे के पास आ गए, तो इनमें टेम्पररी डाइपोल्स हो गए, राइट? तो यहाँ पे ये दूसरा नियॉन का एटम है, ओके, और इसमें भी ऐसा ही होगा, टेम्पररी डाइपोल होगा. तो एक सेंटर जो है ये देखो ये न्यूक्लियस है इसका, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. तो जैसे ये डेल्टा पॉजिटिव है और ये डेल्टा नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव के बीच अभी देयर विल बी अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, and that is what you call as London forces. तो ये weak of force of attraction give rise to London forces. Okay, तो जो आपके London forces है they come into existence because of weak forces of attraction and they are going to be present in every molecule. हर molecule में कुछ temporary dipoles होते हैं और ये temporary dipoles की वजह से कुछ forces of attraction come into existence and that is your London dipole. अभी अगर बात करो एक ऐसे मॉलिक्यूल की जैसे HCl,
तो आपको पता है कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उस पर हमेशा के लिए पॉजिटिव चार्ज होगा, और हाइड्रोजन में हमेशा के लिए क्लोरीन में हमेशा के लिए नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन में हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा, ये कभी बदलेगा नहीं। तो ये परमानेंट डाइपोल, ओके। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे HCl और HCl की, तो ये डेल्टा पॉजिटिव है और ये डेल्टा नेगेटिव है, तो इसमें और इसमें देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ओके। तो ये काफी स्ट्रांग होते हैं कंपेयर टू लंदन फोर्सेस, और इसी का स्पेशल केस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन इज ईदर अटैच टू फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, राइट। तो फ्लोरीन और HF अगर बात करोगे इस पे, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे डाइपोल होगा। बट ये जो इंटरैक्शंस है दोनों के बीच, दो फ्लोरीन के बीच, HF के बीच, ये काफी स्ट्रांग होते हैं। These are stronger and therefore these are called as hydrogen bonding. Okay, तो hydrogen bonding is actually your permanent dipole, but ये dipole से काफी strong होते हैं। You will observe them when hydrogen is either attached to fluorine, nitrogen और oxygen. इसके अलावा क्या है? तो इसके अलावा है आपके पास the next which is your ion dipole। अब आयन डाइपोल का मतलब क्या होता है कि मान के चलो कि NaCl है और अगर आपने इसको वाटर में डाला, तो ये जो Na है दैट विल गेट सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल खुद वाटर मॉलिक्यूल में भी डाइपोल है। वाटर मॉलिक्यूल में द ऑक्सीजन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज एंड द हाइड्रोजन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो इस तरह से द हाइड्रोजन विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज एंड एज यू ऑल नो द सोडियम इज पॉजिटिवली चार्ज। तो आपको पता है कि सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है और ये जो ऑक्सीजन है ये नेगेटिवली चार्ज है। तो ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन और पॉजिटिवली चार्ज सोडियम के बीच देयर विल बी अ इंटरैक्शन विच यू कॉल एज योर आयन डाइपोल इंटरैक्शन। क्योंकि आपको पता है कि वाटर में देयर इज अ डाइपोल, ऑफ कोर्स परमानेंट डाइपोल होगा क्योंकि ऑक्सीजन पे हमेशा के लिए नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन पे हमेशा के लिए पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर ये Na+ के कांटेक्ट में आते हैं तो ये जो ऑक्सीजन है वो Na के पास अट्रैक्टेड होगा और Na+ और वाटर के ऑक्सीजन में नाउ देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज वेयर द Na+ गेट्स सराउंडेड बाय मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स बिकॉज द ऑक्सीजन विल गेट अट्रैक्टेड टू Na+, राइट। तो ये है आपका आयन जो है आपका Na+, और आपका जो वाटर है वो है डाइपोल, इसलिए इसको कहते हैं आयन डाइपोल इंटरैक्शन। तो ये हो गया आपका आयन जो है आपका सोडियम, और आपका जो वाटर है उसमें डाइपोल है, सो इट इज कॉल्ड एज आयन डाइपोल इंटरैक्शन। उसी तरह से अगर क्लोरीन की बात करोगे तो क्लोरीन में भी आपको पता है नेगेटिव चार्ज है। तो ये वाटर का जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से अट्रैक्टेड होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है वाटर का वो क्लोरीन से अट्रैक्टेड होगा। इसलिए क्लोरीन और सोडियम दोनों भी किससे सराउंडेड होते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल से। एक तरफ H+ जो है वो क्लोरीन से सराउंडेड होगा क्योंकि उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी तरफ जो है आपका Cl- वो वाटर से सराउंडेड है, राइट। तो इस तरह से आपके H+ और क्लोरीन में देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and this is what you call as your dipole dipole interaction। क्या बोलते हैं इसको? dipole dipole interaction, right? So you call it as your dipole dipole interaction, sorry, dipole ion interaction, I'm sorry, dipole ion interaction। तो दिस इज एक्चुअली द रीजन वाई NaCl इज सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि जब आप NaCl को वाटर में डालोगे तो वो टूटेगा, उसका लैटिस जो है वो बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि Na+ अभी वाटर से अट्रैक्टेड है और Cl- भी वाटर से अट्रैक्टेड है, तो वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे एंड दैट इज हाउ दे विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर। और ये वाटर के साथ है पूरी तरह से, ये भी वाटर के साथ है। तो Na+ और Cl के बीच आप देख सकते हो कि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो अभी वो वापस इकट्ठा आ नहीं सकते, राइट, टू फॉर्म अ लैटिस। तो ये जो लैटिस है वो पूरी तरह से टूट चुका है, और ये जो इंटरैक्शन है दैट इज बिटवीन अ आयन which of course is Na+ or Cl- and a dipole which actually is your water which has got a permanent dipole। ओके, तो आप देखो टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो मैंने बताया था लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस,
दिस इज बिकॉज ऑफ टेम्पररी डाइपोल, और ये ऐसे मॉलिक्यूल्स में होते हैं जिनमें कोई परमानेंट नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं होता. सो दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, राइट. तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो हाइड्रोजन, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कोई परमानेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता. फिर है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन. तो यहाँ पे दे हैव गॉट अ परमानेंट डाइपोल. एग्जांपल ICl, HCl. तो आप देखो HCl और HCl, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, H पे हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा, Cl पे हमेशा के लिए नेगेटिव होगा, ये कभी चेंज नहीं होने वाला. तो ये परमानेंट डाइपोल है. तो अगर ऐसे परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल्स में इंटरैक्शन है तो दीज आर डाइपोल डाइपोल. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन इज अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, जैसे NH3 वाटर HF. डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, यस. एंड आयन डाइपोल, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे NaCl को अगर आप वाटर में डालोगे तो जो Na+ है वो वाटर से सराउंडेड होगा, Cl- भी वाटर से सराउंडेड होगा. तो Na+ एक आयन है, Cl- एक आयन है, लेकिन जो वाटर है वो डाइपोल है, क्योंकि उसमें परमानेंट डाइपोल है. ऑक्सीजन पे हमेशा के लिए नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन में हमेशा के लिए पॉजिटिव चार्ज होगा, बिकॉज देयर इज अ बिग डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो जो बचा है वो है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल. अब ये डाइपोल इंड्यूस डाइपोल क्या है? तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डाइपोल कभी नहीं हो सकता, वो एक ऐसे मॉलिक्यूल के करीब आता है जिसमें परमानेंट डाइपोल है. जैसे मान के चलो कि आपका नोबल गैस, आपका नोबल गैस जो है वो एक एटम है और उस पर कभी कोई डाइपोल नहीं होगा, होगा तो टेम्पररी डाइपोल ही होगा. लेकिन अगर ऐसा नोबल गैस का मॉलिक्यूल जिसपे कोई डाइपोल नहीं है करीब आता है वाटर के, जिसमें टेम्पररी डाइपोल नहीं है, परमानेंट डाइपोल है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर कुछ अलग होने जाता है. यानी जिसमें डाइपोल नहीं है उसमें भी डाइपोल आ जाता है. किसमें डाइपोल नहीं है? नियॉन में, क्योंकि वो एक एटम है, राइट. उसमें कहां से डाइपोल आएगा? होगा तो परमानेंट नहीं टेम्पररी होगा, राइट. तो अगर आपका नियॉन है, ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में भी बात करते हैं. तो यहाँ पे मान के चलो कि आपका नियॉन है जिसमें कोई डाइपोल नहीं है, और ये वाटर है जो इसके करीब आ गया जिसमें डाइपोल है. तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है. तो आप देख सकते हो कि ये डाइपोल अगर इसके करीब आएगा तो इसका जो नेचर है वो बदल जाएगा, यानी इसमें भी डाइपोल जनरेट होगा. तो ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को इस ओर क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे. ये आपका नियॉन है तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आएगा. और अब ये पॉजिटिवली चार्ज जो आपका सेंटर है नियॉन का, वो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के साथ एक वीक बॉन्ड फॉर्म करेगा. तो देयर इज नो डाइपोल. In fact, there is no permanent dipole, but here there is a permanent dipole. ओके, और इसकी वजह से इसमें भी एक डाइपोल आ गया. तो वाटर जिसमें डाइपोल था उसने नियॉन में भी डाइपोल इंड्यूस किया जिसमें एक्चुअली कोई डाइपोल नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल. ओके, तो this is having molecule with the dipole in contact with molecule without a dipole, therefore neon, water, ammonia in contact with C6H6. तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये बुक से उठाए हैं और आपको यही एग्जाम्पल याद रखने हैं. हम बात करते हैं कुछ MCQs की जो इस पे पूछे गए हैं. जैसे ये देखो, which among the following forces of attraction is developed between polar and non-polar molecule? तो पोलर जो है उसमें डाइपोल होता है और नॉन पोलर में कोई डाइपोल नहीं होता. तो इसका मतलब जिसमें डाइपोल नहीं है इज कमिंग क्लोजर टू अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट हैव अ डाइपोल, तो ये इसमें डाइपोल इंड्यूस करेगा. सो इट बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, राइट. तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ डाइपोल इंड्यूस डाइपोल. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन? तो ऑब्वियसली जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिया था अमोनिया एंड C6H6. अब देखो गैस लॉज, तो आपके पास 4 गैस लॉज है. एक है बॉयल्स लॉ, राइट, और इसका एक्सप्रेशन क्या है? तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ये इसका एक्सप्रेशन है. और यहाँ पे आपको पता है कि योर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम प्रोवाइडेड योर टेम्परेचर एंड द नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट. ओके, सो फॉर अ फिक्स्ड मास, यानी नंबर ऑफ मोल्स अगर फिक्स्ड है और अगर आपका टेम्परेचर जो है वो फिक्स्ड है, फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर your pressure varies inversely with volume, right? So Boyle's law is P is inversely proportional to V provided your number of moles and temperature are constant. Charles law क्या है? तो your temperature is directly proportional to volume provided N and P are constant. Okay? तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? तो V1 upon T1 is equal to what? V2 upon T2. ओके,
सिमिलरली गे-लुसैक्स क्या है? तो योर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोवाइडेड योर एन एंड पी आर कॉन्स्टेंट, राइट? So this is your Gay-Lussac's law. So P1 upon T1 is equal to P2 upon T2. And Avogadro's law क्या है? So your N1 is number of moles is directly proportional to volume, right? So your number of moles are directly proportional to volume provided of course your pressure and temperature are constant, okay? So equal volume of all gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules. So यहाँ पे क्या condition होनी चाहिए कि आपका pressure और temperature जो है वो constant होना चाहिए, ठीक है? So यहाँ पे you can see that V1 upon N1 is equal to V2 upon N2, okay? अब यहाँ पे जो प्रेशर है उसके यूनिट्स क्या है? तो 1 एटमॉस्फेयर विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स विच इज इक्वल टू 1.013 बार। इसका मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो सबसे हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्या है? प्रेशर है, बिकॉज 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर एंड इट इज इक्वल टू 1.01 बार। टेम्परेचर के लिए 3 यूनिट्स है, एक है आपका फ़ारेनहाइट, एक है आपका डिग्री सेंटीग्रेड और एक है आपका केल्विन। आप फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में ऑलरेडी जो कन्वर्जन है हमने आपका पहला चैप्टर जो है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री या सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री उसमें देख चुके हैं हम। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन and of course temperature in degree Fahrenheit is equal to 9 into 5 into temperature in degree centigrade plus 32, okay? Volume के लिए of course 1 meter cube is equal to 10 to the power 3 dm cube which is of course 10 to the power 3 liter and of course 10 to the power 6 centimeter cube, okay? तो यहाँ पे ये सारे जो units है ये conversions है जो आपको याद रखने हैं हमेशा के लिए। Next, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? सो इट्स पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ओके? अब ये एन क्या है? तो एन ऑफ कोर्स इज योर गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सो इट विल बी एन आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ओके? और यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी चाहिए कि पीवी इज इक्वल टू व्हाट? पीवी इज इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी अपॉन व्हाट? मॉलिक्यूलर वेट। अभी आप इसको कैसे लिखोगे? सॉरी, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम को अगर शिफ्ट करोगे सो P विल बी इक्वल टू व्हाट? W अपॉन V इंटू R इंटू T अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये W अपॉन V जो है ये आपका डेंसिटी है, सो इट विल बी डेंसिटी इंटू R इंटू T अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज व्हाट इज योर प्रेशर। सो प्रेशर इज इक्वल टू DRT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ओके? R का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि R का यूनिट जो है वो डिसाइड करेगा, ऑफकोर्स यहाँ पे नहीं बट आर का यूनिट कौन डिसाइड करता है? तो आप प्रेशर और वॉल्यूम को कौन से यूनिट में लेते हो? तो अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम को ऐसा यूनिट में ले रहे हो, यानी अगर आप प्रेशर को ले रहे हो पास्कल्स में और वॉल्यूम को ले रहे हो मीटर क्यूब में, तो फिर आर का जो यूनिट है वो आपको 8.314 जूल्स लेना पड़ेगा। ये कब होगा? जब आपका प्रेशर जो है ये होना चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल्स में, और वॉल्यूम जो है ये होना चाहिए मीटर क्यूब में, यानी ये आपके दोनों एसआई यूनिट्स हैं। अगर आप प्रेशर को एटमॉस्फेयर में ले रहे हो और अगर आप वॉल्यूम को लीटर में ले रहे हो, फिर आर की वैल्यू जो होगी वो होगी 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर। अगर आप कैलोरीज में इसका लोगे, कैलोरीज में ऑफकोर्स यहाँ पे इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन हाँ आपका जो वर्क वाला फॉर्मूला है W max इज इक्वल टू 2.303 nRT log ऑफ V2 by V1, ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे अगर आपको W को कैलोरीज में कैलकुलेट करना है तो आपको R को कैलोरीज में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो इस पर्टिकुलर R की वैल्यू का इस चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन यस थर्मोडायनामिक्स में अगर आपको वर्क को कैलकुलेट करना है कैलोरीज में, ऑफ कोर्स W max तो फिर आपको R की वैल्यू कैलोरीज में लेनी पड़ेगी। तो ये वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये दो जो वैल्यूज यहाँ पे हम सीख रहे हैं ये दो वैल्यू से ही इस चैप्टर में आपको काम चलाना है। फिर बात करते हैं कुछ MCQs की विच आर बेस्ड ऑन द फॉर्मूला दैट वी हैव स्टडीड जस्ट नाउ। तो ये देखो, विच फ्रॉम फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू Gay-Lussac's लॉ। तो Gay-Lussac's लॉ जैसे आपको पता है इज अ लॉ विच रिलेट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो योर प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 या P अपॉन T इज अ कॉन्स्टेंट। तो कहाँ पे वो दिख रहा है आपको P अपॉन T इज अ कॉन्स्टेंट? यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज योर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, विच फ्रॉम द फॉलोइंग गैस ऑफ सेम मास एक्सर्ट हाईएस्ट प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है कि कौन सा गैस हाईएस्ट टेम्परेचर, कौन सा गैस क्या करेगा, हाईएस्ट प्रेशर एक्सर्ट करेगा जबकि आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। तो आपका जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। तो R तो वैसे भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर और वॉल्यूम आप कांस्टेंट करोगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अब यहाँ पे P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बट यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला है कि सारे गैसेस का जो मास है वो सेम है, यानी सबके लिए W की वैल्यू जो है वो सेम है, तो ऑब्वियसली योर प्रेशर विल ओनली डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर वेट, राइट। तो जितना कम मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा प्रेशर। तो यहाँ पे बस आपको देखना है कि किसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, तो वो ऑब्वियसली है आपके हाइड्रोजन का, तो ये सबसे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू फॉर 8.8 इंटू 10 टू द पावर -2 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे PV इज इक्वल टू nRT। अब आप देखो W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज व्हाट यू हैव टू कंसिडर हियर, इंटू R इंटू T विच ऑफ कोर्स इज इक्वल टू P इंटू V। तो W क्या है, तो इट इज 8.8 इंटू 10 टू द पावर -2 kg, तो दैट विल बी इक्वल टू 88 ग्राम्स। फॉलोड, तो ये 88 ग्राम्स है और ये 44 आपका मॉलिक्यूलर वेट है इंटू R इंटू T विच ऑफ कोर्स इज इक्वल टू P इंटू V। तो ये देखो ये 2 हो गया, सो PV इज इक्वल टू 2RT एंड दैट इज योर ऑप्शन C। Next, how many moles of dioxygen are present in 8.314 into 10 to the power -3 meter cube of it at 380 Kelvin having pressure 3.18 into 10 to the power 5 Newton per meter square। तो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, कितने मोल्स ऑक्सीजन के हैं। सो PV is equal to nRT will be your formula। यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है N, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे उन्होंने वॉल्यूम जो दिया है वो क्या है, तो इट इज 8.314 इंटू 10 टू द पावर -3, और जो प्रेशर है वो क्या दिया है, सो इट इज 3.18 इंटू 10 टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू N। R की वैल्यू ऑफ कोर्स इज 8.314 और जो टेम्परेचर है वो 318 है, राइट। तो आप देख सकते हो कि ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा 318 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -3 विच इज N इंटू 318। तो ये और ये कैंसिल होगा, ये और ये विल बी इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू N। सो योर करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन B, राइट। अब ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ। तो आपका बॉयल्स लॉ क्या है, बेसिकली दैट PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपका बॉयल्स लॉ है। तो अगर आप PV को प्लॉट करेंगे, सो इट हैज टू बी, अगर आप PV को प्लॉट कर रहे हो अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये PV एक्चुअली एक कांस्टेंट है, सो दिस बिकम्स योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R इन टर्म्स ऑफ लीटर एटमॉस्फेयर। तो लीटर एटमॉस्फेयर इज ऑफ कोर्स 0.82। ओके, अब बारी है आपके डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, जो नेक्स्ट ईयर से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है आपका ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर, तो मान के चलो कि आपका कोई कंटेनर है जिसमें 2 गैसेस है A और B, और ये आपस में बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, मतलब ये A को B से कोई लेना देना नहीं है, B को A से कोई लेना देना नहीं है, बस ये आराम से दोनों भी आपस में मिलजुल के इस कंटेनर में है। तो A जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उससे B का कोई लेना देना नहीं है, तो जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय A है वो PA है। ओके, सो इट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय A, और PB क्या है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय B है, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल एज योर पार्शियल प्रेशर। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर। ओके, और ये जो पार्शियल प्रेशर है एक्सर्टेड बाय A और एक्सर्टेड बाय B इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब यहाँ पे A B को कुछ असर नहीं होगा और B का कुछ असर A पे नहीं होगा। सो द टोटल प्रेशर इज गिवन बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। तो ये जो PA है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ A है, PB है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ B है। अब इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज गिवन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू टोटल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज गिवन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू टोटल प्रेशर, राइट। अब मोल फ्रैक्शन क्या है, तो जैसे आप सबको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
यानी यहाँ पे ऑब्वियसली दो गैसेस है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ओके, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो अगर ए की बात कर रहे हो आप यहाँ पे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। उसी तरह से अगर आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, so it will be number of moles of B upon total number of moles. Okay, so that is what is your Dalton's law of partial pressure, कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा किसी कंटेनर में गैसेस है पर वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, तो ईच गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, यानी जो प्रेशर एक गैस एक्सर्ट करेगा वो प्रेशर का और दूसरे वाला जो गैस वो जो अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। इट विल बिहेव एज इफ वो अकेला प्रेजेंट है और ऐसे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो एक्स को बी से कोई लेना देना नहीं है और बी को ए से कोई लेना देना नहीं है, ए को बी से कोई लेना देना नहीं है, बी को ए से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों ऐसे बिहेव करेंगे कि दूसरा है ही नहीं। ए ऐसे बिहेव करेगा कि बी नहीं है, मैं अकेला हूँ, और वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और बी ऐसे बिहेव करेगा कि ए है ही नहीं, पूरे कंटेनर में मैं अकेला हूँ, और वो उस हिसाब से प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो ये प्रेशर जो वो एक्सर्ट करेंगे इनको कहा जाएगा पार्शियल प्रेशर। और अगर आपको ये पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है यूजिंग योर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो फिर फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ गैसेस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल गैसेस। तो यहाँ पे दो है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी, लेकिन अगर सी होता तो इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सो दैट इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, तो partial pressure is mole fraction into total pressure, and of course mole fraction is number of moles upon total number of moles. तो इस पे let us look into the questions which can be asked on this. तो ये देखो, a container containing 28 grams of nitrogen, तो nitrogen is 28 grams, helium is 8 grams, neon is 40 grams. Okay, so you have to calculate the total pressure exerted. तो शुरुआत कहाँ से करोगे? तो शुरुआत ऑफ कोर्स यू हैव टू डू विद द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल थिंग्स, और यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड जो है दैट इज इक्वल टू 20 बार, एंड यू हैव टू फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जैसे आप सबको पता है दैट इट इज गोइंग टू बी पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विच इज 28 अपॉन 28, हीलियम ऑफ कोर्स इज 4, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये तीन गैसेस है, तो इनके जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो ये है, तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन इनटू ऑफ कोर्स 20। गॉट इट? तो ये हो गया 1 अपॉन ये हो गया 2 + 1 + 1 इंटू 20, राइट? सो दैट वुड बी 1 अपॉन 4 इंटू 20 which is equal to 5. So your correct answer here is going to be 5. Okay. Next, a container contains equal masses of hydrogen, helium, carbon dioxide and neon. तो चार gases है, hydrogen, helium, carbon dioxide and neon at a certain temperature. Which of the following gas exerts maximum partial pressure? तो कौन सा गैस है जो मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगा? तो आपको पता है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर तो ऑब्वियसली अगर पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है तो टोटल प्रेशर तो सबके लिए सेम होगा, तो ये जो पार्शियल प्रेशर है वो सिर्फ एक्स पे डिपेंड करेगा। सो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और एक्स क्या है? तो मोल फ्रैक्शन। तो जो गैस का मोल फ्रैक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा है, उसी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा होगा। अब मोल फ्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा? तो आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, is number of moles of the gas upon total number of moles. अगर आपको किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो सबके लिए सेम होंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे चार गैसेस है, तो ये चार गैसेस के जो भी नंबर ऑफ मोल्स है वो सारे यहाँ पे डिनोमिनेटर में होंगे। तो हीलियम का फाइंड करना है तो इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
आपको कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म करना है तो इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको से फॉर एग्जांपल नियॉन का फाइंड करना है तो इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है ये सबके लिए कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट नहीं है वो नंबर ऑफ मोल्स है। तो यहाँ पे आपका जो मोल फ्रैक्शन है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स पे। और आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो ऑब्वियसली वेट और मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है कि जितने भी गैसेस है उनका जो वेट है वो इक्वल है। तो नंबर ऑफ मोल्स किस पे डिपेंड करेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हर गैस के लिए ये जो W है वो सेम है। तो फिर आपका मोल फ्रैक्शन सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, तो मॉलिक्यूलर वेट पे, और वो भी इनवर्सली। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन आया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट है, तो इट विल डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा। सो दिस इज हाउ योर मोल फ्रैक्शन इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू योर, ऑफ कोर्स, टू व्हाट, टू योर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे किसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, तो ये हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। ओके, तो आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन के लिए जो पार्शियल प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, तो ऑब्वियसली उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो मोल फ्रैक्शन है वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, वेट जो है वो सबके लिए कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली आपका जो मॉलिक्यूलर वेट है वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो लेट अस कैलकुलेट एंड सी फॉर आवरसेल्व्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, तो W इज द वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 है। और यहाँ पे सबका वेट सेम है, तो अगर आप बात कर रहे हो हाइड्रोजन की तो वो 2 है, अगर आप बात कर रहे हो हीलियम की तो वो 4 है, अगर आप बात कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड की तो वो 1/44 है, और अगर आप बात कर रहे हो नियॉन की तो नियॉन इज 40। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट विल दिस बी, 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 0.25 plus 1/44, this is 1/40, so that will be 0.025, and 1/44 क्या हो सकता है, so you can just take it as 0.02 or something like that, क्योंकि 1/40 is 0.025, so 1/44 will be very close to that, isn't it? So you can just take it as 0.022 ऐसे, या 0.022 लेते हैं, चलो। ओके, तो डिनोमिनेटर जो है ये सबके लिए सेम है, चाहे फिर नियॉन हो, चाहे फिर हीलियम हो, चाहे फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो या हाइड्रोजन हो। तो ऑब्वियसली जो न्यूमरेटर है वो मैक्सिमम किसके लिए होगा, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सबसे कम है। इसलिए न्यूमरेटर यानी नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हाइड्रोजन के लिए मैक्सिमम होंगे, इसलिए हाइड्रोजन के लिए जो मोल फ्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा होगा, यानी हाइड्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा होगा, राइट। तो यहाँ पे दिस इज हाउ द करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन। अब बात करते हैं डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो बेसिकली आपका जो पूरा स्टेट्स ऑफ मैटर है वो आइडियल गैसेस पे बिहेव करता है, या आइडियल गैस जो है उसके रिलेटेड है। अभी आइडियल गैसेस क्या होते हैं, सो वो प्रॉपर आपका जो PV इज इक्वल टू nRT है उसको ओबे करता है, राइट। तो यहाँ पे आइडियल गैस क्या है, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स है आइडियल गैस में, उनमें ना तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ना तो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होते हैं। ओके, सो देयर इज नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, और उनके जो कोलिशंस होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, यानी अगर दो गैस के मॉलिक्यूल्स ने आपस में टकराया, so there is no loss of energy, there is no gain of energy, right? So the momentum का, so they are perfectly elastic, so there is no transfer of energy to each other. Actual volume of the gas molecule is negligible. ये छोड़ो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Can liquefy even at low temperature but continues to obey Charles law. ओके, तो ये बेसिकली ये ओबे करते हैं, विच इज ऑफ कोर्स योर PV इज इक्वल टू nRT। और ऐसा जो गैस है, जो कौन सा गैस है, आइडियल गैस है, ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। सो इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आपके जो रियल गैसेस है उनमें डेफिनेटली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होते हैं और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होते हैं, लेकिन आपका जो आइडियल गैस है उसमें ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच, ना तो फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो यहाँ पे आपके रियल गैस क्या है, तो ये जो है PV इज इक्वल टू nRT,
ये वाला जो आइडियल गैस है, PV इज इक्वल टू व्हाट, nRT, ये जो आपका आइडियल गैस है इसको वो ओबे नहीं करते। मतलब क्या, तो PV इज इक्वल टू nRT, राइट। तो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे इतना वॉल्यूम होना चाहिए। कितना वॉल्यूम होगा, तो V इज इक्वल टू nRT अपॉन P। अगर वॉल्यूम इज अकॉर्डिंग टू योर इक्वेशन देन इट इज ओबेइंग योर गैस लॉ, बट अगर वॉल्यूम इज नॉट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT देन ऑफ कोर्स द गैस लॉ इज नॉट ओबेड। ओके, तो इसलिए बाद में समझते हैं। मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, मतलब जब कोलॉइड होते हैं तो उनमें ऑफ कोर्स देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, intermolecular forces are present, यानी यहाँ पे they will have attraction as well as repulsion. Actual volume is going to be this, undergo liquefaction at low temperature when cooled and compressed. Gases exist like H2O2. जितने भी आपके naturally occurring gases हैं वो किसी ना किसी पॉइंट पे रियल के जैसे बिहेव करेंगे, या किसी ना किसी पॉइंट पे उनका बिहेवियर थोड़ा आइडियल होगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इनका जो बिहेवियर है वो होता है नॉन आइडियल। ओके, तो अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो मान के चलो कि आपका ये गैस है और ये गैस जो है ये आइडियल गैस है, ठीक है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है ये परफेक्ट मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि ये परफेक्ट मॉलिक्यूल्स के जैसे बिहेव करेंगे, यानी इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा और इनमें कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होगा। तो मान के चलो कि P जो है ये प्रेशर है और T जो है ये टेम्परेचर है, तो ऑब्वियसली जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, सो इट विल बी nRT अपॉन P। तो ये वॉल्यूम होना चाहिए V, विच कैन बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से जो भी वॉल्यूम आएगा nRT अपॉन P, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय योर रियल आइडियल गैस। ओके, तो ये जो वॉल्यूम है ये V है, और ये आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट करके जो भी वॉल्यूम आएगा आप वहां पे सब्सटीट्यूट करो, ठीक है। लेकिन जो रियल गैसेस होते हैं उनमें क्या होता है, या जो नॉन आइडियल गैसेस होते हैं उनमें ऑब्वियसली यू विल हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन। तो ये आपका कंटेनर है, इसमें आप देखो कि प्रेशर तो P है, टेम्परेचर इज T, लेकिन आपका जो वॉल्यूम है वो एक्चुअली होना चाहिए nRT अपॉन P, इससे आपको वॉल्यूम मिलना चाहिए, बट इट इज नॉट। तो जो वॉल्यूम है वो एक्चुअली आपका V होना चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो इससे कम है, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे के काफी करीब है, यानी एक्चुअल वॉल्यूम होना चाहिए इतना, लेकिन अभी जो वॉल्यूम है वो इतना है। सो दिस वॉल्यूम इज V डैश, जो आपके एक्चुअल वॉल्यूम से क्या है, कम है। और ऐसा क्यों, क्योंकि इस टेम्परेचर और प्रेशर पे आपके गैस के मॉलिक्यूल्स में देयर आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए मॉलिक्यूल्स करीब आ गए, इसलिए ये मोर कॉम्प्रेस हो गया। सो ऐसे केस में यू से दैट द गैस इज मोर कॉम्प्रेसिबल। क्यों, क्योंकि आपका जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो V होना चाहिए आइडियल कंडीशन में, और यहाँ पे आपका वॉल्यूम जो है वो आइडियल कंडीशन से कम है, यानी आपका जो V डैश है वो V से कम है। तो ऐसे केस में आपका जो गैस है उसने कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है कंपेयर टू योर आइडियल गैस, सो यू से इट इज मोर कॉम्प्रेसिबल। ओके, अगर आप बात कर रहे हो दूसरे सिचुएशन की, तो यहां पे आप देखो कि प्रेशर तो P है, यानी सेम, टेम्परेचर T है, यानी तीनों के लिए टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन सेम है जो आइडियल की है, और ऑफ कोर्स यहां पे भी आप देख रहे हो कि V इज नॉट इक्वल टू दिस nRT अपॉन P। तो nRT अपॉन P के हिसाब से जो वॉल्यूम होना चाहिए वो यहां पर भी नहीं है, लेकिन यहां पे जो वॉल्यूम है वो कुछ ज्यादा है। तो ये आपका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है, इसका मतलब आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से दूर गए हैं। अभी दूर गए हैं इसका मतलब दे आर ऑक्यूपाइंग अ ग्रेटर वॉल्यूम, एंड दैट इज बिकॉज अभी इनके मॉलिक्यूल्स में देयर इज फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, राइट। तो यहाँ पे जो आपका V डैश है दैट इज ग्रेटर दैन योर V, जो आपका आइडियल वॉल्यूम है। तो यहाँ पे मैं I लिख रही हूँ विच इज योर आइडियल वॉल्यूम, और ये आपका रियल वॉल्यूम है, ये आपका रियल वॉल्यूम है। तो यहाँ पे गैस इज लेस कॉम्प्रेसिबल। ओके, तो यहाँ पे एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड दैट इज व्हाट यू कॉल एज अ कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको देख के आप बता सकते हो कि क्या आपका गैस जो है वो ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल है या लेस कॉम्प्रेसिबल है, या ऑफकोर्स आइडियल है,
at the given temperature and pressure condition. तो ये Z क्या है? तो Z is what you call as your compressibility factor, और ये Z actually क्या है? So it is this. ये आपका Z है which is PV upon nRT, right? So this is actually your Z, PV upon nRT, ये आपका Z है, ठीक है। अगर आपका गैस आइडियल बिहेवियर वाला है, यानी आइडियल गैस है, तो Z की वैल्यू 1 है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। तो कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी प्रेशर हो, आपके Z की वैल्यू 1 होती है। लेकिन आपका Z इज नॉट इक्वल टू 1 फॉर विच गैसेस? रियल गैसेस। रियल गैसेस के लिए Z इज नॉट इक्वल टू 1, यानी वो 1 से ज्यादा होगा या कम होगा, डिपेंडिंग ऑन क्या आपका गैस ज्यादा कॉम्प्रेसिबल है या कम कॉम्प्रेसिबल है, राइट? तो Z की वैल्यू आप कैसे ढूंढोगे? तो रियल अपॉन आइडियल, रियल वॉल्यूम अपॉन आइडियल वॉल्यूम। तो अगर आपका जो गैस है, कौन से केस में? सेकेंड केस में, इसका जो रियल वॉल्यूम है वो आइडियल वॉल्यूम से कम है, तो यहाँ पे जो Z होगा वो कैसे फाइंड करोगे? तो रियल वॉल्यूम अपॉन आइडियल वॉल्यूम। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रियल वॉल्यूम कम है कंपेयर टू आइडियल वॉल्यूम, तो इसके लिए Z की वैल्यू 1 से कम है। तो अगर आपकी Z की वैल्यू 1 से कम है तो जो गैस है वो मोर कॉम्प्रेसिबल है। यहाँ पे देखो Z इज रियल वॉल्यूम अपॉन आइडियल वॉल्यूम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है Z की वो 1 से ज्यादा है, क्योंकि आपकी जो गैस है उसने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है कंपेयर टू व्हाट इट शुड ऑक्यूपाई इन आइडियल कंडीशंस, तो यहाँ पे ये लेस कॉम्प्रेसिबल है। ओके, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर that your Z is actually real upon ideal, and if your Z is greater than 1, then of course your gas is less compressible, मतलब वो जो आइडियल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए वो उससे ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। और अगर Z की वैल्यू 1 से कम है तो ऑब्वियसली इट इज़ मोर कॉम्प्रेसिबल, मतलब जो आइडियल वॉल्यूम होना चाहिए आपका गैस उससे कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके, तो ये है आपका ग्राफ ऑफ Z वर्सेस प्रेशर, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ग्राफ्स है, ये वाला ग्राफ, तो Z की वैल्यू क्या है? तो Z की वैल्यू 1 से कम है, राइट? यानी दिस गैस is having a value lesser than Z, means at this temperature and pressure it is more compressible. उसी तरह से अगर आप ये वाले गैस को देखोगे, मीथेन को, तो भी इसके लिए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर Z की वैल्यू 0.6 है। इसके लिए ऑक्सीजन के लिए इट इज लेसर देन 1, पर ये वाला जो गैस है नाइट्रोजन, इसके लिए आप देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक Z की वैल्यू 1 है, मीन्स दिस गैस इज मोर लाइक आइडियल गैस एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। तो सभी गैसेस के लिए टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन सेम है, बट नाइट्रोजन इज कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर कॉम्प्रेसिबल एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, बट नाइट्रोजन के लिए Z की वैल्यू जो है इज वेरी क्लोज टू 1, सो हियर नाइट्रोजन इज शोइंग यू अ आइडियल बिहेवियर एट दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। और जो दूसरा है हाइड्रोजन, उसके लिए तो ऑब्वियसली जो Z की वैल्यू है 1 से ज्यादा है, तो हाइड्रोजन के लिए तो ऑब्वियसली इट इज लेस कॉम्प्रेसिबल, क्योंकि उसके लिए Z की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा है। तो जो नाइट्रोजन है उसके लिए अगर आप देखोगे तो आप समझ सकते हो कि नाइट्रोजन के लिए जो ग्राफ है उस ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है? तो उस ग्राफ में आपको ये दिख रहा है कि कुछ पीरियड के लिए नाइट्रोजन के लिए ये वैल्यू जो है ये 1 के पास हो रही है, मतलब नाइट्रोजन जो गैस है उसका बिहेवियर इज आइडियल, क्योंकि उसके लिए Z की वैल्यू 1 है। बाकी जो भी गैसेस है, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन सब के लिए जो वैल्यू है वो 1 से कम है, मतलब दे आर मोर कॉम्प्रेसिबल। और हाइड्रोजन के लिए 1 से ज्यादा है तो इट इज लेस कॉम्प्रेसिबल, बट नाइट्रोजन के लिए आप देख सकते हो कि उसी टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस में जो बाकी 3 और 4 गैसेस के लिए है, उसी सबके लिए टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन सेम है, मीथेन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ऑक्सीजन के लिए और हाइड्रोजन के लिए, और ऑफ कोर्स नाइट्रोजन के लिए, सबके लिए टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन सेम है, लेकिन इनका बिहेवियर अलग अलग है। तो आप देख सकते हो कि ये जो 5 गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन एंड ऑफ कोर्स योर विच गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये सारे गैसेस के लिए 3 गैसेस के लिए Z की वैल्यू कम है, यानी इस सेम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में 3 गैसेस के लिए Z की वैल्यू कम है, तो वो ऑब्वियसली मोर कॉम्प्रेसिबल है। और एक हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है, यानी वो लेस कॉम्प्रेसिबल है उसी टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में। पर नाइट्रोजन के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक इज वेरी क्लोज टू 1, मतलब अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन नाइट्रोजन का बिहेवियर थोड़ा आइडियल है। उसके बाद ऑफ कोर्स यू कैन मेक आउट कि उसकी भी वैल्यू थोड़े देर
एयर के बाद, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, इस पर्टिकुलर प्रेशर के बाद इसकी भी वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी उसके बाद वो भी नॉन आइडियल बिहेवियर दिखाता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ग्राफ। तो यहाँ पे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर पे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। इफ कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ अ रियल गैस इज ग्रेटर दैन 1, क्योंकि ये वैल्यू क्या है 1.05 है, व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस। तो रियल गैस का मोलर वॉल्यूम क्या है, ओके तो आपको पता है कि कंडीशन क्या है, एसटीपी है, ओके तो एसटीपी कंडीशंस अगर है और मोलर वॉल्यूम की बात हो रही है तो 1 मोल ऑफ एनी गैस will occupy 22.4 liters at STP, ठीक है, ओके तो इसका मतलब क्या हुआ कि Z जैसे आपको पता है V रियल अपॉन V आइडियल, ये एक्चुअली इसका फॉर्मूला है। तो Z की वैल्यू क्या है 1.05 विच इज इक्वल टू V रियल अपॉन V आइडियल। अभी आइडियल क्या है तो 22.4 है, तो V रियल क्या होगा, तो V रियल विल बी 1.05 इंटू 22.4, ओके तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो 22.4 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी, ऑफ कोर्स इट कांट बी ए, इट कांट बी बी, इधर इट इज 23.52 और इट इज 23.05। तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 22.4 इंटू 1.05, तो ये हो गया तो ये हो गया 0, 2, ये हो गया 5, ये हो गया 3 और ये हो गया 2, 1, 2, 3, so it is 23.52, okay so that becomes your correct answer. Which of the following formula is used to calculate compressibility factor? So जैसे आपको पता है PV is equal to nRT, so what is your compressibility factor? Z is equal to PV upon nRT. तो ये फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो द कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। सो यहाँ पे योर करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन Z 3। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है, तो जैसे ये कंटेनर है आपका और इसमें एक छोटा सा आपने छेद कर लिया है, सो दिस इज अ स्मॉल होल इन दिस। यहाँ पे अलग अलग गैसेस है ए बी, राइट। ए जो है इसका जो साइज है वो छोटा है, बी का साइज बड़ा है, तो ये ए छोटे साइज का है और बी जो है ये बड़े साइज का है। तो कॉमन सेंस है कि यहाँ से अगर जो बाहर निकलेगा वो जल्दी कौन निकलेगा, ए या बी, ए निकलेगा ना, क्यों, क्योंकि उसकी साइज छोटी है। तो जो होल, इसको कहते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब कि अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ गैस है और अगर उस कंटेनर में एक छोटा सा छेद कर दिया तो फिर वो दोनों भी गैस बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इफ्यूजन। मतलब एक छोटे से छेद में से गैस अगर बाहर निकल रहा है तो इट इज कॉल्ड एज इफ्यूजन। और अगर आपके पास 2 कंटेनर में गैस है और अगर आपने 2 कंटेनर को एक साथ लाके उनको गैसेस को मिक्स किया तो दिस मिक्सिंग इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन हो या इफ्यूजन हो, प्रिंसिपल तो सेम है कि जो गैस छोटा है या जिसकी मॉलिक्यूलर साइज छोटी है वो ऑब्वियसली जल्दी से बाहर निकलेगा, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। बट अगर आप इसका जो एक्सप्रेशन देखोगे सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, यानी जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम वो ऑब्वियसली जल्दी क्या होगा, डिफ्यूज होगा। इज दैट क्लियर? अब ऑब्वियसली आपको पता है अगर गैसेस की बात हो रही है तो डेंसिटी, विच डेंसिटी, वेपर डेंसिटी into 2 is of course your molecular weight. So in that case density is equal to molecular weight upon 2. So you can also relate it to density, so it is inversely proportional to the square root of vapor density. So that's your rate of diffusion which is inversely proportional. So R1 upon R2, where R1 is the rate of diffusion, right? R2 is the rate of diffusion and your D1 and D2 are the densities. So as you can see R1 upon R2 is root of D2 upon D1, okay? Remember what is R? Rate of diffusion. And rate of diffusion will depend on what? How do you define rate of diffusion? So it is actually the volume that is diffusing in given time. So rate कैसे calculate किया जाता है? तो जो volume of the gas that is coming out in the given time, that is how you calculate the rate. Okay? So rate of diffusion is given as volume of the gas upon time. And of course it is inversely proportional to the root of density.
ठीक है, अब ये जो है ये लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या याद रखना है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर आपको याद रखना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये है क्रिटिकल टेम्परेचर। ये जो ग्राफ है ये ऊपर वाला, दैट इज द ग्राफ ऑफ योर नॉर्मल गैस। तो जो नॉर्मल गैस है आपका, उसका ग्राफ ऐसे होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप वॉल्यूम कम करोगे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, तो दैट इज व्हाट इज द ग्राफ। ये नॉर्मल गैस का है। बट यहाँ पे जो है इस वाले ग्राफ में आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ रहा है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ रहा है का मतलब है कि आपके गैस का बिहेवियर यहाँ पे चेंज हो रहा है। इट इज नॉट लाइक द ग्राफ विच यू हैव इन द अबव केस। ऊपर के केस में जो ग्राफ है वो ग्राफ जो है वैसा नीचे के केस पे ग्राफ नहीं है। ऊपर के केस में इट इज जस्ट स्ट्रेट लाइन विच इज जस्ट गोइंग। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया है, मतलब यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स में कुछ तो बदल गया है, और वो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आप किसी भी चीज़ को अगर वॉल्यूम कम कर रहे हो तो आप वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स को और करीब ला रहे हो, इजंट इट। तो यहाँ पे अगर आपने वॉल्यूम को कम किया तो गैस के मॉलिक्यूल्स और करीब आएंगे और उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे। और जैसे जैसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे ऑब्वियसली उनका जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा। मतलब गैस से वो थोड़े लिक्विड की ओर जाना पसंद करेंगे, राइट। और ये लिक्विड की ओर जाएंगे। तो ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है जो यहाँ पे 30.98 है, यहाँ पे आपको पहली बार क्या दिख रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, और उसके बाद वो लिक्विड में हो जाएंगे। सो दिस टेम्परेचर एट विच योर गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर द फर्स्ट टाइम, या टेम्परेचर अबव विच you cannot liquefy the gas, however high pressure you use, is what you call as your critical temperature. Okay, तो critical temperature क्या है? The temperature above which the substance cannot be liquefied. अब ये substance actually क्या है? तो ये आपका गैस है। तो ये substance का मतलब गैस cannot be liquefied by increasing the pressure. आप कितना भी हाई प्रेशर क्यों ना अप्लाई करो, इस टेम्परेचर के ऊपर आपका गैस जो है वो कभी भी लिक्विड स्टेट में आपको दिखेगा नहीं। ओके, तो ये सारे क्रिटिकल टेम्परेचर्स है, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्रिटिकल टेम्परेचर जितना हाई होगा उतना आसानी से आपका गैस लिक्विफाई होगा। सो रिमेंबर, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर मोर इजीली इज द गैस लिक्विफाइड। तो यहाँ पे सारे गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, और अगर आप बात करोगे वाटर की तो इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 671 है। यानी यहाँ पे ऑफकोर्स वी आर टॉकिंग ऑफ वाटर वेपर्स, क्योंकि ये गैस की बात हो रही है। तो वाटर इज द मोस्ट इजीली लिक्विफाइबल, और इसका रीज़न ऑफकोर्स आपको पता है कि वाटर में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग होंगे। तो अगर आपके गैसेस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है तो वो आसानी से लिक्विफाई होगा। और वाटर का आसानी से लिक्विफाई होने का रीज़न क्या है, तो वाटर में होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, इसलिए वाटर विल गेट लिक्विफाइड वेरी इजीली। और इसके बाद जो है वो है आपका अमोनिया। इसका भी जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई है, मीन्स इवन दिस इज इजीली लिक्विफाइबल। एंड इसका भी रीज़न क्या है, तो इसका भी रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दोनों का क्रिटिकल टेम्परेचर काफ़ी हाई है, मतलब इट इज़ ईजी टू लिक्विफाई देम। फिर ऑफकोर्स अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, जो स्पेशल केसेस में ही होता है, तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका मॉलिक्यूलर वेट। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा। तो जैसे आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है जो 44 है, राइट। तो इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो भी काफ़ी हाई है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट विच इज़ कंपेरेटिवली हायर। तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है तो इजीली लिक्विफाई होता है, और इसका मतलब आपके जो गैस मॉलिक्यूल्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इसमें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो बहुत स्ट्रांग होंगे। तो जैसे वाटर और अमोनिया के केस में तो इनका क्रिटिकल टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा, मीन्स दे आर इजीली लिक्विफाइबल। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो जो दूसरा फैक्टर है वो है मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा उसमें क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यानी मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होने की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यानी वो इजीली लिक्विफाइबल होगा, राइट। सो एज यू कैन सी क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। And forces of attraction generally depend on what? Molecular weight. Okay, तो ये एक जनरल चीज है। बट अगर आपका जो अगर आपका गैस उसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये एक्सेप्शनल हो जाता है, और फिर ऐसे केस में ऑब्वियसली क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। सो इफ योर गैसेस हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, then they have a high critical temperature.
देन दे हैव अ हाई वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? तो फिर मॉलिक्यूलर वेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आप देख सकते हो कि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट सिर्फ कितना है, तो 18, बट उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है 674। अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सिर्फ कितना है, तो 17, और इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है आप देख सकते हो कितना हाई है। तो यहाँ पे इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट? तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो फिर मॉलिक्यूलर वेट देखो, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो मॉलिक्यूलर वेट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद लेट अस सी व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये देखो, विच अमंग द फॉलोइंग गैस इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। तो बेसिकली आपको ऐसा गैस ढूंढना है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो आप देख सकते हो कि अमोनिया तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब जो बचे हुए 3 हैं उसमें से ऑब्वियसली आपको वो गैस चुनना है जिसमें मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, और वो है आपका ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑक्सीजन। बाकी SO2 और Cl2 का मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा है, सो दे विल हैव अ हाई वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, सो दे विल लिक्विफाई इजीली। अमोनिया इज एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो बहुत आसानी से लिक्विफाई होगा। जबकि ओके, सो विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, होपफुली आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स आई विश यू ऑल द लक, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, खुश रहो, हंसते रहो। ठीक है।